अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम बैक टू रोलर कोस्टर ऑफ कॉस्ट। कंप्लीटनेस की ख्वाहिश, कंसाइजनेस की ख्वाहिश के ऊपर हावी आई हुई है, वरना टू द पॉइंट चलते, जल्दी से चलते, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ काम की बात रह जाती। जबकि मुझे पता है कि ये वीडियो बाद में देखी भी जा सकती है, स्लो करके भी देखी जा सकती है, तोड़ तोड़ के भी देखी जा सकती है, तो वाई नॉट कि हम चीज़ें कम्प्लीटली डिस्कस करें। और मैंने पहले दिन ये चूज़ किया था कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम एक दो सवाल करें और उसके बाद कहेंगे जी भाई हमारे पास इतना ही टाइम था। जाहिर है उतना होने से भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होता, बट रिवीजन क्लास का मतलब है कि वो एक फुल फ्लेज रिवीजन हो। और फुल फ्लेज रिवीजन जब आपने पूरे सिलेबस की करनी हो 4 दिन के अंदर, 4 भी नहीं, पौने 4 दिन के अंदर। शुरू में तो ओरिएंटेशन भी थी और आखिरी दिन हमने पास पेपर्स के लिए और जो पेपर कैसे अटैम्प्ट करना उन टेक्निक्स के ऊपर रखा हुआ है। तो पौने 4 दिनों में जाहिर है फिर इस अजियत से तो गुजरना पड़ेगा। सुपर फास्ट तरीके से हम चीज़ों को करेंगे। अब हमें प्रोसेस कॉस्टिंग 100% समझ आ चुकी है। नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस स्टार्ट में हो, एंड पे हो, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग FIFO हो, FCO हो, ये सारी खिचड़ियाँ एक ही सवाल में इकट्ठी हों या अलग अलग तरीके से बताई हुई हों। टी अकाउंट के डेबिट क्रेडिट्स हमें समझ आ गए, लॉस की एंट्रियाँ हमें मोटी मोटी समझ आ गई, और उसके अलावा जो वर्किंग है जिसके अंदर हमने बात करनी है, और फाइनली हमें जो समझ आया दैट वाज मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, जादुई फॉर्मेट, कि उसके बाद फिर सारे मसले हल हो जाते हैं। फिर हर सवाल पे अलग से नहीं सोचना पड़ता, उस जादुई फॉर्मेट में चीज़ें डालते हैं। एक भाई ने ब्रेक में पूछा कि सर वो जादुई फॉर्मेट से कोई सवाल साथ साथ होते हुए कि अगर वीडियो मिल जाए। अब अगेन ये बात तो तय है कि अगर हम सिर्फ स्लाइड्स देखें तो फिर तो परेशानी होती है। तो बीच बीच में आपने नोट किया होगा कि कल परसों जब जब मार्जिन होता है मैं उस सवाल को राइटिंग में ले जाता हूँ और साथ साथ बताने की कोशिश कर रहा होता हूँ। और प्रोसेस कॉस्टिंग में मैंने ये इसलिए नहीं किया कि रीसेंट पेपर हम लोगों ने कल डिस्कस करना है इंशाल्लाह ताला, और उसमें प्रोसेस कॉस्टिंग का एक अच्छा 20 नंबर का सवाल है जो हमने कल हाथ से ही करना है। यानी अभी तक हम स्लाइड देख रहे हैं, तो कल हमने स्लाइडें देख देख के सोल्यूशन की तरफ नहीं जाना है। कल हमने बैठ के उसको राइटिंग में उन सारे सवालों को करना है ताकि एक अप्रोच डेवलप हो सके कि भाई अब क्या और ये सवाल किस तरह से करना है। तो ऑब्वियसली एक सवाल स्लो मोशन में होना और है और फास्ट ट्रैक पे होना और है। तो हम फास्ट ट्रैक पे चीज़ें देखते गए हैं, लेकिन स्लो मोशन में कल भी देख रहे होंगे। फिर वो सारे सवाल जो यहाँ पे जिनको नहीं हम डिस्कस कर सके, बड़े थोड़े से ही हैं वैसे, तकरीबन तीनों दिनों के मिला के मुश्किल से 5 या 4 ऐसी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे थॉरली डिस्कस नहीं कर सके। उनकी आपको अलग से वीडियोस भी मिल जाएगी, तो उससे भी थोड़ा सा फ्रेमवर्क बन जाएगा। जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जब हमारे पास पूरा तकरीबन महीने से एक आध दिन कम होगा और व्हाट्सएप का ग्रुप हम ओपन कर रहे होंगे, तो उसमें भी अगर आप लोग कोई फरमाइशी प्रोग्राम करना चाहेंगे, सर ये वाली चीज़ पे हमें नहीं समझ आ रहा है, इस पर अगर कोई वीडियो आ जाए कुछ और, तो एक दफ़ा हम इससे फ्री होते हैं तो फिर तो हम उसको एनरिच कर सकते हैं। हम उस गूगल ड्राइव में चीज़ें डालते जाएँ और आप लोगों को सहूलत होती जाए। लेकिन सारी चीज़ें वहाँ डालने का मतलब है कि फिर लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि रिवीजन क्या है और डिटेल क्या है। डिटेल आपने पढ़ा हुआ है, रिवीजन का मकसद है आपको तेज़ी से गो थ्रू करवाना और आगे लेके चलें। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हमें प्रोसेस समझ आ गया, एक प्रोसेस है, प्रोसेस खत्म होगा, प्रोसेस खत्म होने के बाद कुछ फिनिश गुड्स होगा, कुछ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होगा, शायद कुछ लॉस भी हो, तो कोई चीज़ लॉस को एलोकेट होगी, कोई चीज़ फिनिश गुड को एलोकेट होगी, कोई क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को होगी। इंटरेस्टिंगली इन 3 के अलावा तो कोई चौथी चीज़ ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मल लॉस को तो कुछ एलोकेट ही नहीं होता। नॉर्मल लॉस के आगे तो रिकवरी लिख के उस बेचारे को साइड पर कर देते हैं। तो आपकी हमेशा एंड रिजल्ट यही 3 तरह की चीज़ें हैं। अब क्या होता है, सम टाइम जॉइंट प्रोडक्ट्स पे कॉस्ट लग रही होती है, आप प्रोसेस एक कर रहे होते हैं, लेकिन उस एक प्रोसेस से चलते 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 ख़ास टाइम पे आके 2 अलग अलग चीज़ें निकल आती हैं। फॉर एग्जांपल, अब कुर्सियों की एग्जांपल इतनी देर से चल रही है तो कुर्सी को ही लेके चलते हैं। तो हम कुर्सियाँ बना रहे हैं, हमने कुर्सियाँ बनानी है एक ख़ास प्रोसेस तक। सारी कुर्सियाँ एक जैसी हैं, उनके पाँव वैसे ही हैं, उनका बेस वैसे ही है, उनका हाथ का बाजू उसी तरह से है। लकड़ी की हमने कुर्सी बनाई और वो 2 बिल्कुल सेम कुर्सी हैं, दोनों की दोनों लकड़ी से बनी हुई हैं। इस टाइम पे आके हमने कहा एक कुर्सी ब्रांडेड बनानी है और एक कुर्सी को यहीं रोक देना है। तो एक कुर्सी को वहीं पे रोक दिया, दूसरी के ऊपर फोम लगा के पेंट करके एक नया प्रोसेस किया और उसको थोड़ा सा आगे जाके उस पर काम कर दिया। तो हुआ क्या, हमारा टोटल फ़र्ज करें ₹1,00,000 खर्चा लगा 2000 कुर्सियों पे, लेकिन पहले 1000 कुर्सियों पे बराबर खर्चा लगा एक ख़ास टाइम तक। फिर उस टाइम के बाद वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट था, वहाँ से एक कुर्सी पे खर्चा होना शुरू हो गया और दूसरी बेचारी ख़त्म हो गई। तो पॉइंट ये होता है कि समटाइम आप एक ही प्रोसेस से 2 एक जैसी चीज़ों पे कंबाइंड प्रोसेस लगा रहे होते हैं, फिर आता है एक स्प्लिट ऑफ पॉइंट। जब स्प्लिट ऑफ पॉइंट आता है, यानी कि वो दरमियान में वो नुक्ता जब आता है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप उसको वहाँ से
दो अलग अलग तरफ ले जाते हैं। वहाँ से या तो 2-3 जॉइंट प्रोडक्ट्स अलग हो जाएंगी, या उस प्रोसेस के एंड पे 2 जॉइंट प्रोडक्ट्स निकलेंगी जो तकरीबन इक्वल रैंक कर रही होंगी, या एक प्रोडक्ट अगले प्रोसेस में चली गई, एक प्रोसेस उसी प्रोसेस में फिनिश हो जाएगी। इस दौरान कहीं ना कहीं एक गरीब प्रोडक्ट भी बीच में आ जाती है, एवं ही आके इन बड़ों में रगड़ी जाती है बाय प्रोडक्ट। एक ही प्रोसेस के अंदर समटाइम एक ऐसी प्रोडक्ट निकल आती है जो कि आपका हासिल था ही नहीं। आपने कपास पकड़ी थी और आपने कपास खरीदी थी और आपने सोचा था हम धागा बनाएंगे, लेकिन जो आपने रुई की गाले, जो कपास इकट्ठी होती है, आपको पता है रुई की गाले होते हैं, वो सारे इकट्ठे हुए होते हैं। जब आपने उसके ऊपर प्रोसेसिंग शुरू की तो पता लगा उसके बीच बीच में बीज है। उस प्रोसेस ने बीजों को साइड पे किया और उसको अलग किया। तो शुरू में वो रुई का गाला अलॉन्ग विद बीज, उसके ऊपर खर्चा लग रहा है, लेकिन वो बेचारे बीज इतनी छोटी प्रोडक्ट है कि वो बीज आपने जब साइड पे किया, उसको क्रश करके तो उससे भूसा या इस तरह की चीज़ निकाल ली, उसमें से ना होने के बराबर एक छोटा सा ऑयल भी निकल आया। तो कपास एक इनपुट था जिससे धागा, भूसा या मुख्तलिफ इस तरह का रॉ मटेरियल, और इसी तरह से थोड़ा सा एक ख़ास किस्म का ऑयल। तो ये 2 छोटी प्रोडक्ट्स निकल आएंगी। ये छोटी प्रोडक्ट कहलाएगी बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट नॉर्मली क्या होता है, रिलेटिवली लो इन वैल्यू होती है किसी भी मेन प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे प्रोसेस के अंदर हम कह रहे हैं कि सम टाइम ये हो सकता है कि प्रोसेस में ए एंड बी 2 प्रोडक्ट्स निकल आएँ। सम टाइम ये हो सकता है कि ए एंड बी निकले और एक छोटी सी गरीब सी प्रोडक्ट भी निकल आए। समटाइम ये हो सकता है कि एक प्रोसेस के अंदर यहाँ पे 2 आउटपुट निकल रहे हो, या हम कहें एक प्रोसेस कंप्लीट हो गई, दूसरी किसी और प्रोसेस में जाएगी और वहाँ पे वो कंप्लीट होके निकलेगी। पीछे कहानी सारी प्रोसेस अकाउंटिंग वाली है। कॉस्ट की एलोकेशन उसी तरह से है, खर्चों की एलोकेशन उसी तरह से है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को चार्जिंग उसी तरह से है। सिर्फ इस थीम का फ़र्क है कि भाई इनके साथ क्या करें, जॉइंट ऑन बाय प्रोडक्ट के साथ। बहुत मूड में बैठा हो तो आईक्यू एक ऐसा सवाल देगा जिसमें आपको डाटा देगा और कहेगा इस पॉइंट पे ये अलग हुए हैं, तो बताओ इस पॉइंट पे इनके खर्चों को कैसे एलोकेट करें। तो शायद वो एक डिटेल प्रोसेस का सवाल नहीं होगा, आप उस वक्त के खर्चे उनके ऊपर किसी बेसिस पे डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल पता लगा कि ए के 100 यूनिट है और बी के 70 यूनिट हैं, तो हो सकता है आप इस बेसिस पे डिवाइड कर दें। हो सकता है ए महंगी चीज़ हो, बी सस्ती चीज़ हो, तो आप कहें महंगी चीज़ को खर्चे का महंगा पोर्शन और सस्ती चीज़ को सस्ता पोर्शन चार्ज कर दें। तो यहाँ पे आप इस डिस्कशन को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट हम कहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट जब एक ही प्रोसेस से निकल आती हैं, शुरू में कुछ काम इकट्ठे हो रहा होता है और फिर एक स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद इनके खर्चे अलग अलग हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम आता है स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक, चूंकि दोनों पे कंबाइंड खर्चे लग रहे होते हैं तो उसकी एलोकेशन करनी होती है। एलोकेशन करने के क्या बेसिस हो सकते हैं, यूनिट बेसिस हो सकता है कि आप कहें हाँ जी ठीक है ए और बी 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स निकली हैं, इसके इतनी यूनिट है, इसके इतनी यूनिट है, तो इस खर्चे को यूनिट्स के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। एक तरीके से सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जिस वक्त वो अलग अलग हो रहे हैं ना, हम कहें आज इनकी वर्थ क्या है, ये अलग होने से पहले इन दोनों भाइयों की कितनी वर्थ है, इसकी इतनी वर्थ है, इसकी इतनी वर्थ है, उस वर्थ के हिसाब से हम उसको एलोकेट कर दें। तीसरा होता है आप एनआरवी के हिसाब से एलोकेट कर दें। एक चीज़ जहन में रहे कि जो पहले 2 मेथड्स हैं इसमें आपने मल्टीप्लाई यूनिट से भी करना है। ये जो आखिरी 2 मेथड्स हैं, ऊपर वाले तो यूनिट्स की बेस पे एलोकेट हो रहे हैं। अब मैं कहूँ दूसरे वाले को एलोकेट कर देना ऑन द बेसिस सेलिंग पॉइंट। पता लगा एक 100 रुपये की चीज़ है, एक 20 रुपये की चीज़ है, तो आप तो सारी कॉस्ट का 20/100 एक पे डाल देंगे और 100/120 किसी और पे डाल देंगे। पता ही लगा कि जो 100 रुपये की चीज़ है उसकी यूनिट ही 3 बने और जो 20 रुपये की चीज़ है उसकी यूनिट बने 1000। तो आपने ये सेलिंग पॉइंट है, इस पे आपने क्या करना है, आपने सेलिंग प्राइस को उसकी यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना है, दूसरे के केस में उसकी सेलिंग प्राइस को उसकी यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना और जो जवाब आए उस जवाब के हिसाब से एलोकेट कर देना है। और तीसरा तरीका एनआरवी की बेसिस पे कि आप एनआरवी की बेसिस पे कर लें। एनआरवी में हमने पढ़ा था कि एनआरवी होता है सेल्स माइनस सेलिंग कॉस्ट, और अगर किसी पे मजीद खर्चा होना हो तो फिर एनआरवी कैसे निकालते थे, सेल माइनस सेलिंग कॉस्ट माइनस रीवर्क कॉस्ट। इस केस में अगर एक चीज़ एक जगह से अलग होकर अगले प्रोसेस में जा रही है तो जो उसका अगले प्रोसेस का खर्चा है वो क्या लाएगा, उसका रीवर्क कॉस्ट। तो अगर मुझे आज एनआरवी निकालनी है जब ये दोनों भाई अलग अलग हुए हैं, तो मैं अगले का जो खर्चा है अगले प्रोसेस का वो ऐड करके और आज की एनआरवी निकाल सकता हूँ। थोड़ा सा इसको न्यूमेरिकली समझते हैं। 2 प्रोडक्ट्स हैं JP1 JP2 कॉमन प्रोसेस से निकली हैं। मार्च में 8000 मटेरियल इनपुट हुआ और टोटल जो कॉस्ट थी उसकी मिला के वो थी 35,880। मैंने कहा बहुत अच्छे लोग हैं आप, 8000 इनपुट हुआ और टोटल कॉस्ट कितनी है जी, 1,35,000, एक 1 ऐसे हुआ हुआ हाईलाइट, 1,35,880। उन्होंने कहा आउटपुट 5000 JP1 था और 3000 JP2 था। मैंने JP1 यहाँ 3000 लिख दूँ और वो 5000 और JP2 पे 3000 लिख दूँ।
अब प्रॉब्लम ये है कि ये 3000 और 5000 के ऊपर खर्चा किस तरह से एलोकेट होगा। उन्होंने कहा जी हम आपको बता देते हैं, JP1 की के आउटपुट और JP2 का आउटपुट आपको पता है, JP1 5000 और JP2, JP1 की सेल वैल्यू है 40 रुपये जब वो आउटपुट होती है प्रोसेस से, और वो 120 रुपये पर यूनिट पे सेल हो सकती है। यानी कि जिस वक्त वो प्रोसेस आउटपुट हुई 40 है, लेकिन अगर वो फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे तो वो 120 की बिक सकती है। फर्दर प्रोसेसिंग कितने की है? 25 रुपये की। तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा एक टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ। हमें पता ये लगा कि एक JP1 है और एक JP2 है। इसकी यूनिट्स कितने हैं? 5000 और 3000, यानी कि टोटल 8000। फिर इसकी सेल वैल्यू 40 है जब जुदा हो रहे हैं, और दूसरे की सेल वैल्यू 55। इसकी 40 है और इसकी 55 है। सेलिंग प्राइस है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे। अगर NRV की बात करें तो वो कहते हैं कि ठीक है जी, आप 120 का बेच सकते हैं अगर 25 रुपये का मजीद इस पर खर्चा कर दें। और ये वाली कितने की बेच सकती है? 80 की, अगर इस पर 15 का मजीद खर्चा हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 80 में से 15 माइनस कर दें, और उसी तरह से उधर 120 में से, तो यानी कि उसकी 95 बन जाएगी पहले वाले भाई की, और दूसरे वाले भाई की कितनी बन जाएगी? 65। ये वाले NRV वाला खाना है और ये वाला जो खाना है, अगर ये कभी भी आए तो आपने इसको हमेशा यूनिट से मल्टीप्लाई करके जो जवाब है उसको एलोकेट करना है। ये हमारे पास सामने डाटा आ गया। अब सवाल ये कह रहा है कि भाई अब इसको ज़रा एलोकेट करके तो दिखाओ दोनों प्रोडक्ट्स पे। हमने कहा मसले कोई नहीं, हमने तो इतने बड़ी बड़ी एलोकेशन की हुई हैं। 5000, 3000, 8000 हो गए। 1,35,880 को 5/8 JP1 पे डाल दिया और 3/8 JP। आसान तरीन तरीका। पेपर में दुआ करना है कि वो हमें कोई तरीका ना बताएं, तो यूनिट्स वाला तो सबसे आसान होता है। टी अकाउंट में आए, टी अकाउंट में जहाँ दोनों के वो यूनिट्स दिए हुए हैं उसके ऊपर एलोकेट कर दिया। तो फिर क्या होगा? टी अकाउंट ऐसे बना, 8000 यूनिट यहाँ, 5000 यहाँ, 3000 यहाँ। ये टोटल कॉस्ट है, ये कॉस्ट एलोकेट हुई हुई है ऑन द बेसिस ऑफ 5/8, और ये सबसे आसान एलोकेशन है। और क्या हो सकता है? सेल वैल्यू के हिसाब से 5000 यूनिट की सेलिंग वैल्यू 40 है और 3000 यूनिट की सेलिंग वैल्यू 55 है। मैंने आपको कहा था यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अब हमारे पास एक परसेंटेज आ गई, परसेंटेज ना भी हो तो एलोकेशन आ गई। 2 लाख, 165 और 365। JP1 को एलोकेट होना है तो 2 लाख बटा 365 मल्टीप्लाई बाय खर्चा, और JP2 को एलोकेट होना है 165 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय खर्चा। अब आपने उस खर्चे को एलोकेट करना है ना, पहले यूनिट्स पे एलोकेट किया, अब किस बेसिस पे एलोकेट कर रहे हैं? NRV वाले। तो अब क्या होगा? उसी तरह से टी अकाउंट बनेगा, और इस दफ़ा इनकी जो एलोकेशन हुई है वो डिफरेंट है, वो इन यूनिट्स बेसिस पे नहीं हुई, ये एलोकेशन इस बेसिस पे हुई है, ये जो ऊपर आ रही है। क्लियर? तीसरी एलोकेशन NRV। NRV हमने निकाली 120 माइनस 25 95 निकली, और 80 माइनस 15 65। नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। लो जी, अब 4 पे जाता और 1 पे 95 है। खर्चा आपका वही 1,35,880 है जिसने डिवाइड होना है, 1,35,880। अब आप उसको कर रहे हैं 475/670, ये वाली रेशो में JP1 को, और JP2 को किस रेशो में करेंगे? 195 डिवाइड बाय। बात समझ आई? एलोकेशन की प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि पीछे जो वर्किंग चल रही है तो प्रोसेस की वर्किंग चल रही है। हमें सिर्फ ये डिफरेंशियल पॉइंट समझना है। एडिशनल एग्जांपल, हम कहते हैं जॉइंट प्रोसेस है, 2 प्रोडक्ट्स बनी हैं और प्रोडक्ट A, B कोई इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस की नहीं है, और पिछली डाटा हमारे पास दिया हुआ, ओपनिंग इन्वेंट्री इतनी थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री इतनी थी, सेल इतनी थी। आपको पता है कि प्रोडक्शन इन्होंने नहीं दी हुई, ओपनिंग, क्लोजिंग और सेल दी हुई है, तो आप उसको ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल तक पहुँच सकते हैं। रिवर्स वर्किंग करके सबसे पहले तो इसके नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल लेंगे। जॉइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट 144 है, और ये किस बेसिस पे एलोकेट होनी है? ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। हम कहेंगे बहुत अच्छी बात है, हमने वो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस सेल माइनस, ये सारे वर्किंग करके हमें यूनिट्स निकल आए। मेरे ख्याल में आप लोगों को बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि ये ओपनिंग, क्लोजिंग और सेल को आपस में कैसे प्लस माइनस करके प्रोडक्शन तक पहुँचेंगे। क्लियर है ना सबको? ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल। तो अगर प्रोडक्शन निकालनी है तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों भाइयों को उधर भेज दें, वो उलट हो जाएंगे। तो हमने क्या किया? सेल में क्लोजिंग ऐड कर दिया, ओपनिंग माइनस कर दिया, हमारे पास प्रोडक्शन की यूनिट्स आ गए। प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है? 144। टोटल यूनिट्स कितने हैं?
18,000, तो 18,000 पे डिवाइड करें तो आपके पास पर यूनिट रेट आ जाएगा, उससे मल्टीप्लाई कर दें। नई रेट निकालना तो वही पुराना तरीका, 8400 डिवाइडेड बाई 18,000, 144 से मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा 9600 डिवाइड बाई 18,000, इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो पर यूनिट निकाल लेंगे, एलोकेट कर देंगे, एलोकेशन हो गई। बाय प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। जॉइंट हमें समझ आ गया, जॉइंट हमें समझ आ गया कि जितने भी जॉइंट है आपने उनको किसी ना किसी बेसिस के ऊपर एलोकेट कर देना है। अगर बाय प्रोडक्ट हो, अब बाय प्रोडक्ट तो एक गरीब प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट इज़ लाइक जैसे बेचारा एक नॉर्मल लॉस नहीं होता था, छोटा सा गरीब सा जो थोड़े से पैसों में बिक जाता था, तो बाय प्रोडक्ट को आप चाहें तो नॉर्मल लॉस भी ट्रीट कर सकते हैं। अब वो नॉर्मल लॉस नहीं है, बेसिकली नॉर्मल गेन है। बाय प्रोडक्ट के साथ क्या सलूक हो सकता है, वो कहते हैं जी बाय प्रोडक्ट बेसिकली वो एक छोटी प्रोडक्ट है जो बीच में आती है, इसको कॉस्ट एलोकेट करें, टोटल कॉस्ट में से माइनस करें। कई दफ़ा हमें बड़ा दुख सा होता है कि हम क्या कर रहे हैं। 3 तरीके हो सकते हैं। तरीका नंबर 1, आप रेवेन्यू के तौर पर इसको ट्रीट करें। आप प्रोसेस में इसका खर्चा डालें ही ना, आप सिंपली इसको उठा के रेवेन्यू में दिखा दें कि ये हमारी एक प्रोडक्ट हमने बेची थी। दूसरा तरीका, आप इसको अदर इनकम दिखा दें। आप अपने बाकी सारी इनकम्स दिखाने के बाद जो एंड पे अदर इनकम डालते हैं, इस बाय प्रोडक्ट को अदर इनकम दिखा दें। और तीसरा तरीका जिसमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ती है, आप जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट की उतनी रिडक्शन कर लें। भाई मैं धागा बनाने के लिए मैंने खर्चा लगाया 2 करोड़ का, पता ये लगा कि 10-1 लाख के वो बीजों की चीज़ें बिक गई, तो जो 2 करोड़ का खर्चा मैंने लगाया था उसमें ये बीज वगैरह भी बीच में से निकले थे, 10 लाख के बिक रहे हैं, तो मैं खुशी मनाऊं कि ठीक है मेरा खर्चा 1,90,00,000 लगा है। जैसे मैं नॉर्मल लॉस की रिकवरी माइनस कर देता था ना, तो तीसरा तरीका ये है कि आप इसको रिकवरी के तौर पे दिखा दें। इसको कैसे ट्रीट करें? नॉर्मल लॉस। अगर ये नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट होना है तो टी अकाउंट में भी वैसे ही ट्रीट होगा और हमारी वर्किंग में भी वैसे ट्रीट होगा। याद है हमारी वर्किंग में स्क्रैप वैल्यू हम माइनस कर देते थे, तो अगर कहीं बाय प्रोडक्ट आएगी और मैं इसको नॉर्मल लॉस ट्रीट कर रहूँगा तो मेरे उस फॉर्मेट में जहाँ स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस की माइनस होती थी वहाँ इसकी वैल्यू भी माइनस हो जाएगी। देखते हैं 3 तरीके क्या हैं। एग्जाम्पल दिए, 2 जॉइंट प्रोडक्ट हैं JP1 JP2, वो एक कॉमन प्रोसेस से बने हैं। 9,000 यूनिट इन हुए, टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट थी 135, आउटपुट था 5,000 JP1, 3,000 JP2 और 1,000 यूनिट एक गरीब प्रोडक्ट के बाय प्रोडक्ट, छोटी प्रोडक्ट जॉइंट थे जिसपे ज़रा बड़े बड़े खर्चे इकट्ठे लग रहे हैं। JP1 की सेल वैल्यू इतनी है और अगर उसको 25 रुपये प्रोसेसिंग कर दें तो 120 है उसकी को। ये सारा डाटा वही है जो हमने पहले देखा हुआ है। नई चीज़ क्या है, BP3 ये जो बाय प्रोडक्ट है इसकी सेल वैल्यू है 1.58 पर, और कंपनी की पॉलिसी क्या है, प्रोसीड्स ऑफ सेल को रिडक्शन ऑफ जॉइंट कॉस्ट के तौर पे ट्रीट करते हैं। आपने फौरन से प्रोसेस का टी अकाउंट बनाया, 9,000 एन हुए, JP1 5,000, JP2 3,000 और BP3 1,000, 9,000 टैली हो गया। यहाँ एक 35 लिखा हुआ है, इस 35 को यहाँ लिखा, BP3 के आगे उसकी रिकवरी वैल्यू लिख दी, जैसे हम नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू लिखते थे। अब जो भी बच गया ना ये माइनस होने के बाद वो इन 2 पे एलोकेट हो जाएगा। तो आपने इसमें से ये माइनस करके जवाब को एलोकेट कर देना, उनसे पूछना बताओ किस चीज़ पे एलोकेट करना है, यूनिट्स पे, NRV पे या सेल वैल्यू पे। जो वो बताएंगे हम उसकी बात समझ लेंगे। उन्होंने नीचे कह दिया डिवाइड द कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑन बेसिस ऑफ NRV। इसका मतलब है कि अगर सवाल में जॉइंट प्रोडक्ट भी हो और बाय प्रोडक्ट भी हो तो सवाल खुद बताएगा कि जॉइंट प्रोडक्ट को किस बेसिस पे एलोकेट करो, बाय प्रोडक्ट के साथ क्या करो। जॉइंट प्रोडक्ट में वो खामोश रहें तो यूनिट्स एज्यूम कर लें, सबसे अच्छी अजम्पशन है, प्यारी अजम्पशन है, ज़्यादा गहराई में उतरना ही नहीं पड़ेगा। बाय प्रोडक्ट में अगर वो खामोश हैं तो भी आप उसको अपने टी अकाउंट में रिकवरी के तौर पे दिखाएं जिस पे हाथ सेट हुआ है कि नॉर्मल लॉस की तरह से ट्रीट होता है। लेकिन अगर उन्होंने एक्सप्रेसली कोई तरीका बताया तो वो फॉलो करेंगे, और अगर वो खामोश हैं तो आप अपनी मर्जी फॉलो करेंगे। डन? क्या आप भी फॉलो कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। कॉमन प्रोसेस की कॉस्ट कितनी है जी? इतनी, लेकिन इसमें से माइनस हो जाएगी 1580 तो बच जाएगी एक 34,300। अब एक 34,300 ने डिवाइड होना है, अगर तो NRV के हिसाब से डिवाइड होना है, NRV हमने निकाली उसके हिसाब से, और एक 34,300 को हमने 475/670 और 195/670 के हिसाब से डिवाइड कर लिया, उसको वहाँ एलोकेट कर दिया। सरप्राइजिंगली सवाल मैच कर जाएगा। सरप्राइजिंगली क्या, आप कर ही वही मैथ रहे हैं। क्या बात समझ आ रही है? फिर से एग्जांपल, 2 जॉइंट प्रोडक्ट XXYY, 11,000 यूनिट उसके इनपुट हुए हैं, कॉस्ट इतनी लगी है, आउटपुट 6,000 उसका था, 4,000 उसका था और 1,000 उसका था। आपने फ़ौरन से एक टी अकाउंट बनाया, यहाँ नहीं बना हुआ है।
टी अकाउंट बनाया, 11,000 इनू है, 6, 4 और 1, और लेफ्ट साइड पे कॉस्ट कितनी है टोटल होने का 1 लाख। वो आपने 1 लाख यहाँ लिख ली। सवाल को मजीद पढ़ते हैं। कंपनी की पॉलिसी है कि जॉइंट कॉस्ट को सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं। गुड। अच्छा, बाय प्रोडक्ट के बारे में कंपनी की क्या पॉलिसी है? बाय प्रोडक्ट के बारे में खामोश है, बस वो कह रहे हैं क्यू की सेल वैल्यू 1 है। तो और ये नहीं बताया कि साहब क्या करते हैं। अब हमारी चॉइस आ गई, हम अगर अपने टेबल में डालने के आदी हैं तो हमने बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू यहाँ डाल दी। तो 1 लाख में से 1,000 गया, कितना बचा? 99 को इन दो पे एलोकेट करना है। किस बेसिस पे? जो उन्होंने स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल बताई हुई थी। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल कितनी थी? 24 और 12। 24, 12। अब 24, 12, 36 करके इस रेशो पे एलोकेट नहीं करनी। 24 यूनिट से मल्टीप्लाई होगा 12 यूनिट से। इस जो टोटल अमाउंट है इसकी हम रेशो निकालेंगे। 144 ओवर 192 इधर आ गया, और 48 ओवर 192 यहाँ आ गया। वो 99,000 से दोनों मल्टीप्लाई हो गए, जवाब आ गया। यहाँ लिखा हमारा जवाब टैली। वो कहते हैं इसी सवाल में इनकम स्टेटमेंट अब किस तरह से देखेगी। हम कहेंगे रेवेन्यू हमें 2 प्रोडक्ट से इतना इतना आया है, कॉस्ट ऑफ सेल प्रोडक्शन की कॉस्ट हमें 99,000 है, और वो सारा कुछ, यानी कि वो ऑटोमेटिकली उसने प्रोडक्शन की कॉस्ट में नेट हो गया, ना इनकम में आया ना अदर इनकम में आया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? अदर इनकम के तौर पे अगर आप ट्रीट कर रहे हैं, अगर अदर इनकम ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ 1000 के आगे देख रहे हैं नील आ रहा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। तो इस दफ़ा 1 लाख को मैंने डिवाइड करना है इसी बेसिस पे, और वो डिवाइड हो जाएगा। तो फिर इस बेचारे को क्या करें? बाय प्रोडक्ट को, इसको हम कहेंगे ये हमारी अदर इनकम है। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा तो रेवेन्यू इतना था, कॉस्ट ऑफ सेल हमारी 1 लाख थी, और अगेन क्लोजिंग स्टॉक अगर 20% है तो वो आपको पता है, उसको माइनस करके दिखाएं, और 1,000 की हमने अदर इनकम दिखा दी। तो ये डिबेट होती है, इधर आपका प्रॉफिट 74,600 आया और इधर आपका प्रॉफिट जो है 74,400 आया, उधर 200 ज़्यादा प्रॉफिट आ गया, क्यों? कैसे फ़र्क आ सकता है 200 का? एक जगह आपने एक्सपेंस में से माइनस करके एलोकेट कर दिया, और एक जगह आपने अदर इनकम बना के दिखा दिया। क्लोजिंग स्टॉक, ये जो क्लोजिंग स्टॉक का 20% माइनस किया है ना, इधर लाख का 20% माइनस हो रहा है, उधर 99,000 का 20% माइनस हो रहा था। तो 1,000 का 20% के हिसाब से डिफरेंस है वो 200 रुपये। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि इनके प्रॉफिट मैच करें। मतलब ये एक प्रेजेंटेशन है, दैट वाज ऑल अबाउट जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, बस इतना ही है। बाकी सिर्फ ये है कि वो आपको एक प्रोसेस के अंदर ले जाएं और बताएं आपने किस बेसिस पे एलोकेट करना है। तो आपने सारा कुछ वही करते करते जो फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकालनी है, निकालने के बाद आपने उसको उस रेशो में एलोकेट कर देना है। तो अगर वो बहुत मूड में हो तो जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट का एक बड़ा सवाल दे दें जिसमें पीछे प्रोसेस कॉस्टिंग चल रही हो, एंड पे फाइनली एलोकेशन के वक्त आपका ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाए। इसका मतलब है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट अलग से कोई टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ फाइनली फिनिश गुड्स की एलोकेशन के वक्त की एक काम है। याद रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि बाय प्रोडक्ट की अगर कोई रिकवरी दे दी तो उसको हम नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट कर लेंगे। बाकी कोई भी सवाल है आपने करना है। अब वो खिचड़ी कहाँ पका सकते हैं? खिचड़ी पका सकते हैं, वो कहेंगे पहले प्रोसेस के एंड पे एनआरवी की बेस पे डिवाइड करो। एक की एनआरवी तो वहीं मिल रही होगी, दूसरे भाई साहब पहले अगले प्रोसेस में जाके खर्चा खा रहे होंगे, तो हमें पहले अगले प्रोसेस का खर्चा भी उसमें ऐड करना पड़ेगा, और फिर एनआरवी निकालनी होगी, सेल माइनस सेलिंग कॉस्ट माइनस रीवर्क कॉस्ट। और रीवर्क कॉस्ट क्या होगी? फर्दर प्रोसेसिंग की। जी आप भाई कुछ कहना चाह रहे थे? बाय प्रोडक्ट को रेवेन्यू की तरह कैसे ट्रीट करें? जैसे यहाँ पे हमने दिखाया ना, ये सेल्स XX की, सेल YY की, यहाँ तीसरी चीज़ की सेल दिखा देते, यानी वो आपका मेन आइटम बन जाता। एक तो होता ना आपकी मेन कुर्सियाँ क्या क्या बेच रहे हैं, और एक ये है कि जी आपके पास एक एसेट था वो बेचा, उससे आपको डिस्पोजल पे कुछ आ गया, वो अदर इनकम में आप ले गए। तो मेन रेवेन्यू का मतलब है आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ इसको खड़ा कर देंगे, हमारी 4 प्रोडक्ट बिकी, 3 इतने की और चौथी इतने की। अदर इनकम का मतलब है मेन में मत दिखाएं, मेन में उन 3 को दिखाएं, अदर इनकम में इस गरीब को दिखा दें। और तीसरा तरीका ये है कि इसकी इनकम दिखाएं ना, इसको उनके एक्सपेंसेस में से माइनस कर दें। ये सारे ट्रीटमेंट समझ आ रहे हैं? सवाल कहता है कि प्लैटिनम लिमिटेड है, वो 2 जॉइंट प्रोडक्ट्स बनाता है, अल्फा और बीटा, और एक बाय प्रोडक्ट बनाता है जीटा। खर्चा कितना लग रहा है? डायरेक्ट मटेरियल 25,000 kg 2500 रुपये पर kg लगा, डायरेक्ट लेबर जो है वो इतना खर्चा लग गया, नॉर्मल प्रोसेस लॉस है 20% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड।
ओवरहेड एलोकेट हो रहे हैं प्रोडक्ट को एट द रेट ऑफ 10 पर डायरेक्ट लेबर आर। लेबर बताया था, ओवरहेड नहीं बताए हुए थे, तो जितने लेबर के आर्स हैं उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास, अब अगेन वही वाली बात है ना, थोड़ी सी मैथ तो डालेंगे ना बेचारे बीच में। तब आप कहेंगे सर ये तो आपने नहीं बताया था कि अगर वो अलग से ओवरहेड के आर्स बता दी फिर क्या होगा। ये तो पीछे वो छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपको अब बनाने आते हैं। ओवरहेड एलोकेट होंगे प्रोडक्ट पे एट द रेट, अच्छा ठीक है। नॉर्मल लॉस इज सोल्ड एज स्क्रैप एट द रेट ऑफ 8 पर kg। डाटा क्या है, अल्फा बीटा और जीटा इस रेशियो में डिवाइड होंगे आउटपुट में। 75%, 15 और 10, पहले तो लॉस होगा ना, जो बच जाएंगे वो इस रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। तो यूनिट्स उन्होंने हमें बता दिए, यूनिट्स क्वांटिटी में नहीं बताए, रेशियो में बता दिए। और आगे उनकी सेलिंग प्राइस पर kg भी बता दी। अल्फा गरीब फर्दर प्रोसेस होगा 30 पर यूनिट की कॉस्ट पे बिफोर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। अब आपने जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है एनआरवी की बेसिस पे। अभी तक हमें डाटा क्या समझ आया, 3 प्रोडक्ट हैं, अल्फा बीटा जीटा। लेफ्ट और राइट पे क्या आ रहा है ये समझ आया। 25,000 kg इनपुट हुआ, इसका कितने परसेंट लॉस हो गया, 20%। इसका 20% कितना बनता है, 5,000। 5,000 आ गया नॉर्मल लॉस में, कितना बच गया, 20,000। 20,000 इस रेशियो में डिवाइड हो जाए, 75, 15 और 10। 20 का 75% 15,000, 20 का 15% 3,000, 20 का 10% 2,000। क्या ये क्वांटिटी टैली हो रही है, ये 25,000 और ये 15, 3, 2 और 5 क्वांटिटी टैली हो रही है सबकी, ठीक है। अमाउंट्स की तरफ आते हैं। डायरेक्ट मटेरियल सवाल ने दिया हुआ था, लेबर सवाल ने दिया था, ओवरहेड का उन्होंने बता दिया था कि लेबर के आवर्स को 10 से मल्टीप्लाई करें। लेबर 15 रुपये पर आवर है, 432 टोटल खर्चा है। अगर मैं इसको 15 पे डिवाइड कर दूं तो आवर्स पता लग जाएंगे। लेबर का इतना खर्चा इतने आवर्स पे लगा है ना, 15 रुपये पर आवर के रेट से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ आवर्स को किससे मल्टीप्लाई करूंगा फिर मैं, 10 रुपये से, तो ये मेरे पास ओवरहेड आ जाएगा। अब राइट पे जीटा, जीटा के साथ क्या हुआ, जीटा बिकती है क्या, जीटा मार्केट में बिक रही है, कहीं बताया उन्होंने, नॉर्मल लॉस बता दिया, जीटा की सेलिंग प्राइस, और उन्हें कह दिया था जीटा एक बाय प्रोडक्ट है। तो 52.5 के रेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2,000, 1,05,000 आया, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब हमारे पास 1345,000 में से ये 40,000 नॉर्मल लॉस की रिकवरी माइनस जीटा, क्योंकि अभी दोनों भाई हैं ना, दोनों नॉर्मल लॉस की तरह से हैं, दोनों को माइनस करके मेरे पास जवाब आ गया 12 लाख। मैंने 12 लाख को उन दो पे डिवाइड करना है, किस बेसिस पे, एनआरवी की बेसिस पे। एनआरवी दी हुई है, इसकी सेलिंग प्राइस दी हुई है, अल्फा की, बीटा की सेलिंग प्राइस दी हुई है, और अल्फा को फर्दर 30 रुपये और प्रोसेस भी होना है। तो अगर मैं बात करूं, अल्फा 15,000 यूनिट है, बीटा 3,000 यूनिट है। अल्फा की एनआरवी है 95 माइनस 30 65, और बीटा की एनआरवी उन्होंने दी हुई है 175। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 975 और 525। इस रेशियो में डिवाइड करना है। इस रेशियो में अगर डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन 65-35 बनता है। हमने जॉइंट कॉस्ट को अगर 12 लाख को उतने से मल्टीप्लाई किया तो ये जवाब आ गया। तो हमारे पास फाइनली कॉस्ट हमें पता लग गई, प्रॉफिट हमारे पास आ गया। सवाल ने हमें कहा कि आपने प्रॉफिट पर केजी भी निकालना है। सेलिंग प्राइस हमें पता है, कॉस्ट हमें पता लग गई, तो जो कॉस्ट हमने यहाँ पे लिखी ये इन दोनों प्रोडक्ट्स की कॉस्ट है। मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी जॉइंट बाय प्रोडक्ट आता है तो ज़्यादातर आपने एनआरवी की बेस पे इसको डिवाइड करना होता है, तो नीचे एक टेबल बना लिया करें, नीचे एक ऐसा टेबल बना लिया करें, मैं यहाँ कहीं उसका फॉर्मेट सा बता देता हूँ, जिसमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स के नाम लिख दें, जी ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, यहाँ इसके यूनिट्स लिख दें, इतने हैं और इतने हैं, आगे उसकी एनआरवी लिख दिया करें, इधर उसकी टोटल एनआरवी की अमाउंट निकाल दिया करें, जिससे एक परसेंटेज रेशो निकल आए उनकी दरमियान में, और यहाँ टोटल कॉस्ट का ग्रैंड टोटल नीचे लिखने के बाद उस परसेंटेज पे, उस एलोकेशन पे एलोकेट कर दिया करें। अगर सवाल कहे कि ज़रा प्रॉफिट निकालो तो यही सेलिंग प्राइस और वो निकाल के और उसमें से खर्चे माइनस करके भी आप बता सकते हैं। तो इस सवाल में एक एक्स्ट्रा वर्किंग है कि आप एक टेबल बना दें जिसमें ये सारी कैलकुलेशन हो रही है। मैं एक्चुअल सवाल आपको मज़ीद दिखाता हूँ, उसमें मैं ये डायग्रामेटिकली भी दिखाता हूँ।
क्या यहाँ तक बात सही चल रही है, समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं। सवाल थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। इस एडवांस लेवल में क्या होगा, अगले डिपार्टमेंट में जाके उस पर प्रोसेसिंग हो रही होगी और उसका हमें डाटा दिया होगा। एक कंपनी है, 2 जॉइंट प्रोडक्ट बनाती है, सिग्मा और बीटा, और एक बाय प्रोडक्ट बनाती है जी। सिग्मा और जी पहले प्रोसेस में कंप्लीट हो जाते हैं, जबकि बीटा अगले प्रोसेस में जाकर वो थीटा बन जाता है। वाह जी वाह, बीटा आगे जाके थीटा बन जाता है। जॉइंट कॉस्ट सिग्मा और बीटा पे एनआरवी की बेस पे एलोकेट होगी और सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट ट्रीट होंगे रिडक्शन इन जॉइंट कॉस्ट। खुद बता दिया, ना भी बताते तो ये हमारा फेवरेट काम था। लॉसेस 5% ऑफ इनपुट नॉर्मल कंसिडर होते हैं। डाटा उन्होंने दे दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का और अगला रिफाइनिंग डिपार्टमेंट का। सिग्मा थीटा बाय प्रोडक्ट जी वर सोल्ड एट 300, 500 और 40 रुपये पर लीटर और कोई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं था। ये सारी चीज़ें बताई, प्रोसेस अकाउंट भी आ गया बीच में और अल्फ़ा बीटा शीटा वगैरह भी आ गए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ज़रा टी अकाउंट बनाएं अपना। कितना इन हुआ, यूनिट्स कितने इन हुए, मटेरियल इनपुट 50 पर केजी हुआ है और 3 मिलियन टोटल कॉस्ट है। 3 मिलियन को 50 पे डिवाइड करें, 60,000। 60,000 केजी मटेरियल इन हुआ है, 60,000 केजी मटेरियल इन हुआ है और उसकी कॉस्ट है 3 मिलियन। 60,000 केजी की कॉस्ट 3 मिलियन है, लेबर की कॉस्ट 2.5 मिलियन है, ओवरहेड की कॉस्ट, ये समय सवाल ने दिया हुआ था। आपको पता है स्टेप्स के नंबर हैं, आप चीज़ें जब जब पुट करते जा रहे हैं दिल में खुशी आती जा रही है, आधा नंबर पाइया नंबर आहिस्ता आहिस्ता हमें नंबर मिलते जा रहे हैं। टी अकाउंट की राइट साइड पे आए, जी कितना है 5845, बीटा कितना है और सिग्मा कितना है, तीनों का आउटपुट दिया हुआ है। बहुत अच्छे लोग हैं, परसेंटेज नहीं बताई, खुद ही बता दिया। 34,800 ये लिख दिया, बीटा लिख दिया और जी लिख दिया। अभी भी 60,000 टैली नहीं हुआ क्योंकि सवाल ने नॉर्मल लॉस बताया हुआ है। नॉर्मल लॉस कितना है, 5% ऑफ इनपुट। इनपुट कितना हुआ था 60,000, 60 का 5% ले लिया, नॉर्मल लॉस 3,000। जो बच गया बैलेंसिंग फिगर वो क्या है, अब नॉर्मल लॉस। ये हमारे क्वांटिटी टैली हो गई, अमाउंट इधर टैली हुई थी, वो अमाउंट मैंने यहाँ लिख दी है। नॉर्मल लॉस और जीटा के आगे उनकी रिकवरी वैल्यू लिख दूँ। सवाल ने नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू दी नहीं, सवाल खामोश है। जीटा की वैल्यू दी, जीटा कितने का बिकता है, 40 रुपये पर लीटर बिकता है। इतने लीटर 40 रुपये पर लीटर बिकता है, तो जीटा को तो मैंने उसकी वो जी को तो वैल्यू असाइन कर दी और नॉर्मल लॉस को कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तो बच गए अब नॉर्मल लॉस सिग्मा और बीटा। यानी अगर ये मैं ऊपर वाले दो भाई माइनस कर दूं तो मेरे पास अब तकरीबन 74,000 है जिसको मैंने एलोकेट करना है। बात समझ रहे हैं? अब मैंने इन चीज़ों को इन बेसिस पे एलोकेट करना है। ये दूसरा प्रोसेस में क्या हुआ, यहाँ से 16,055 बीटा इधर गया, किस कॉस्ट पे गया अभी हमें नहीं पता। यहाँ हमारे राइट पे अभी तक कॉस्ट नहीं आ रही है, अभी हमने वर्किंग नहीं निकाली हुई। लेबर इतना लगा, ओवरहेड इतने लगे, ग्रैंड टोटल यहाँ आया। थीटा कितना बना 15,200 लिख दिया। नॉर्मल लॉस की परसेंटेज उन्होंने बताई हुई थी, इनपुट का 16,055 पे लगाया तो 803 नॉर्मल लॉस आ गया, तो बच गया वो। हमने दोनों प्रोसेस का क्वांटिटी टैली कर दिया और जो जो पैसे हमारे पास थे वो टैली कर दिए। अब ये पैसे आएंगे यहाँ डाल देंगे और ये चीज़ को एलोकेट कर देंगे दोनों में। अब नॉर्मल लॉस और थीटा में एलोकेट करना है, कोई बेसिस नहीं बताई तो नंबर ऑफ यूनिट्स पे एलोकेट कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पीछे एलोकेशन कैसे होगी। उन्होंने कहा भाई एलोकेशन होगी एनआरवी की बेस पे। मैंने कहा आप यूनिट्स लिख लिया करें, आगे उनकी एनआरवी लिख लिया करें। सिग्मा 34,800 यूनिट, एनआरवी सवाल ने कितनी बताई थी 300। बीटा 16,055 यूनिट्स, जो बीटा यहाँ निकला 16,055 यूनिट, उसकी एनआरवी कितनी है सवाल ने बताई है 500। लेकिन बीटा आगे जा रहा है, बीटा पे आगे भी खर्चा हो रहा है, बीटा पे रिवर्स खर्चा हो रहा है, तो बीटा पे अगले डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हो रहा है एक्स्ट्रा से। ये बीटा यहाँ से उठ के यहाँ गया, ये तो पिछला वाला ही खर्चा था। नया खर्चा कितना हुआ है 350 और, तो नया खर्चा इस पे हुआ है 3,50,000 प्लस ये टोटल खर्चा हुआ है।
और नॉर्मल लॉस को निकालने के बाद गुड यूनिट्स कितने हैं, यानी हमने कहा 16,055 है, 5% नॉर्मल लॉस है, तो नॉर्मल लॉस को हटाएं तो 16,055 का 95% कितना हुआ, तो मेरे पास आ गया पर यूनिट एक्स्ट्रा कितना खर्चा हुआ है अगले डिपार्टमेंट में। मैं इस 500 में आया, 500 में से वो माइनस कर दिया, रीवर्क की कॉस्ट, मेरे पास लेटेस्ट वैल्यू आ गई। इन दो की बेसिस पे टोटल वैल्यूज निकली, इन दो की बेसिस पे हमने टोटल कॉस्ट को, ये 70 वाली मिलियन को इन दोनों की बेस पे एलोकेट कर दिया। जब यहाँ एलोकेट कर देंगे हमारा ये ग्रैंड टोटल आपस में टैली कर जाएगा। एक बात बताएं, अब नॉर्मल लॉस को किस बेसिस पे एलोकेट करें? फंस गए? अब नॉर्मल लॉस को किस बेसिस पे एलोकेट करें? अब यहाँ एक मसला आया है। मसला ये आया है कि ये अब नॉर्मल लॉस है और ये हमारे जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। यूँ समझें यहाँ एक फिनिश गुड पड़ा हुआ है और यहाँ एक अब नॉर्मल लॉस पड़ा हुआ है और दोनों की यूनिट्स आपको पता है। आपने क्या किया, ये वाले ग्रैंड टोटल में से, ये 7,350 में से पहले तो ये माइनस कर दिया, तो आपके पास जवाब आया ये 7.116 मिलियन। समझ रहे हैं? इस खर्चे ने फिनिश गुड्स पे और इस खर्चे ने अब नॉर्मल लॉस पे डिवाइड होना है, और अब नॉर्मल लॉस पे एनआरवी और इस तरह की बातें तो हमें पता ही नहीं है। तो पहले तो इस 7,116,200 को आपने फिनिश गुड्स पे और अब नॉर्मल लॉस पे डिवाइड करना है। तो आपके ये दोनों यूनिट्स मिला के कितने हैं और अब नॉर्मल लॉस कितना है? 300 में ये दोनों जमा करें, जरा मुझे बताएं। या चलें एक काम करें, अब नॉर्मल लॉस के आगे मैं 300 लिख देता हूं। फिनिश गुड्स के मुझे बताएं, ये जो दोनों है 34,800 और 16,055 कितना बनेगा? 50,855। तो पहले भला क्या करना है? सबसे पहले अगली कैलकुलेशन में जाने से पहले इस खर्चे को इस रेशियो में इन दोनों पे डिवाइड कर देना है। क्या बात समझ आ रही है? तो जरा करें, 300 और 50,855 का टोटल क्या बनेगा? आप जरा 300 की रेशियो निकाल के इसको एलोकेट करें, कितना बनता है? अल्लाह खैर करे। सेवन 116,200 को 300 यूनिट्स पे एलोकेट करना है आउट ऑफ वो जो टोटल यूनिट्स हैं। जी 41733 मुबारक हो, ये भाई ने हमें अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू बता दी 41733। तो ये यहां लिख दूं, अब जो बच गया वो इन दो पे एलोकेट होगा। तो आप ये देखिए, मैंने पहले ये वैल्यू लिखी हुई है, फिर 41,333 माइनस वो, अब ये वाले भाई साहब ने डिवाइड होना उन दो पे। तो जब यहाँ एलोकेशन करनी है तो ये वाले भाई साहब यहाँ लेके आएंगे और इसकी एलोकेशन किस बेसिस पे होगी? इस एनआरवी की बेसिस पे मल्टीप्लाई होके, यानी कि दिस इज द प्रोपोर्शन जिसमें ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होके यहाँ आ गया। यहाँ आने से बड़ा फायदा हो गया, वो वाली चीज़ उठ के यहाँ आ जाएगी और यहाँ हमारे लिए इजी हो जाएगा। यहाँ इसको हमने एबनॉर्मल लॉस और थीटा पे डिवाइड करना है, मल्टीपल प्रोडक्ट तो है ही नहीं, कमाल हो गया। आपने सिंपली 52 और 15,200 की रेशियो में इसको डिवाइड कर देना है, तो आपको टोटल पता लग जाएगा कि अल्फा की कितनी कॉस्ट है, वो सॉरी सिग्मा की कितनी कॉस्ट है, बीटा की कितनी कॉस्ट है और थीटा को क्या एलोकेट हुआ है। बात समझ आई? सवाल ने मांगा क्या था? सवाल ने कहा था सिग्मा और थीटा का पर लीटर कॉस्ट निकालो। सिग्मा की ये टोटल कॉस्ट है, डिवाइड होगा लेफ्ट वाले भाई पे, पर यूनिट आ जाएगा। और थीटा की कॉस्ट कितनी है? इतनी, साथ वाले भाई पे डिवाइड होगा, थीटा की भी आ जाएगी।
अगर टी अकाउंट समझ आ रहा है ना तो सारे मसले हल है, ये नहीं समझ आ रहा तो मसले ही मसले हैं। क्या आपको टी अकाउंट समझ आ रहा है? हाँ, आप तो कह देंगे आ रहा है, जान जो छुड़ानी है। एक और भाई साहब आ गए, एक पोलन है, एक स्टिग्मा है और एक सीड है, 3 चीज़ें हैं। हम कह रहे हैं 2 जॉइंट प्रोडक्ट हैं, पोलन स्टिग्मा, उनकी रेशियो है 65-35। 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ए और बी। पोलन चाहे तो हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच दें, चाहे तो हम उसको डिपार्टमेंट बी में ले जाके उसको एक नई प्रोडक्ट बना दें, सीड। कमाल है, पोलन को वहाँ बेच दें, नहीं तो उसको सीड बना के बेचें। अच्छा, सिग्मा सोल्ड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, सिग्मा पहले प्रोसेस में ख़त्म हो जाएगा, जबकि पोलन चाहे तो हम दूसरे प्रोसेस में इसको ले जाके सीड बना दें। जैसे बीटा जाके थीटा हो गया था ना, वैसे ही पोलन जाके सीड बन जाए। सेलिंग प्राइस दी हुई है दोनों की, टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। फॉलोइंग एक्स्ट्रा एक्सपेंस वो है डिपार्टमेंट ए का खर्चा, डिपार्टमेंट बी का खर्चा, उसी तरह से सारी चीज़ें जो हमें हमेशा दी हुई होती हैं। मटेरियल इज एडेड एट बिगिनिंग, बड़े जालिम लोग हैं। और जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ NRV एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जो NRV है उस बेसिस पे करेंगे। पहले ज़रा अपने टी अकाउंट सीधे करें, कितना इन होगा कितना आउट होगा। डिपार्टमेंट ए में इन कितना हो रहा है? 75,000 kg। और ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है? 65-35। कोई लॉस वगैरह दिखाया है, कहीं बताया है इन्होंने? टी अकाउंट में जाते हैं, लॉस कहीं बताया है? किस जगह बताया है? मटेरियल इनपुट टू आउटपुट रेशो 100, और इसका मतलब है 100 इन करते हैं तो 88 आउट होता है, तो लॉस कितना है? 12%। और इस प्रोसेस में 100 इन करते हैं तो यहाँ 12% लॉस है, लिख लेते हैं ताकि परेशानी ना रहे। यहाँ 12% है और यहाँ 4% है। और जो बच जाएगा वो किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा? ये बड़े अच्छे लोग हैं। अब ऐसे में सॉफ्ट में मेरे पास काफ़ी सारी स्लाइड थी और एक जगह पे उसे दिखाना मुश्किल था, तो मैंने एक चलती हुई क्लास के अंदर जो है वो उसमें बोर्ड पे कराया हुआ था। राइटिंग आपको पता है बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन कम से कम हमें चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये थोड़ा सा इनडिसेंट है लेकिन नज़र आ रहा है। मटेरियल 75 का इन हुआ, नॉर्मल लॉस 9,000 आया, उसका 12%। जो बच गया वो 65% और 35% की रेशियो में डिवाइड हो गया। क्वांटिटी तो हमने ठक करके टैली कर ली दोनों तरफ। अमाउंट, टोटल कॉस्ट दी हुई थी, लेबर, वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड का उन्होंने तरीका बताया हुआ था हमें कि लेबर पे इतना लगेगा, वेरिएबल पे इतना लगेगा, फिक्स पे इतना लगेगा। ये हमने टोटल लिख लिया, ये रुपीज़ इन 000 में। ये यहाँ ले आए और ये वाले भाई साहब को यहाँ ले आए। क्वांटिटी टैली कर रही है। अब मैंने इस 9,000 को इन 2 पे डिवाइड करना है। किस बेसिस पे करना है? NRV की बेसिस पे। मैं फ़ौरन से टेबल पे आ गया। पोलन इतना है क्वांटिटी में, ये स्टिग्मा इतना है, सेलिंग प्राइस इनकी इतनी है, सेल्स इतनी है, सेलिंग कॉस्ट इतनी है, NRV। अब NRV के लिए सेलिंग कॉस्ट और उसको देखना पड़ेगा कि किस तरह से लोकेट होगी। अच्छा, अब मज़ीद हमने क्या करना है? यहाँ से कौन सा पोर्शन दूसरी तरफ जाएगा? पोलन। अभी मुझे ये अमाउंट नहीं पता राइट वाली। मटेरियल ऐड हुआ, क्वांटिटी डिपार्टमेंट वाई में क्या हुआ? मजीद मटेरियल ऐड हुआ, इस पे 12,000 ऐड हुआ, उसकी ये सब अमाउंट्स आ गई। ये टोटल टेल बन गया, ये बन गया, ये दोनों यहाँ लिख लिए। नॉर्मल लॉस 4% होता है इनपुट का, 4% लेके यहाँ डाल दिया, तो जो बच गया वो क्या होगा? सीड बिका होगा, सीड की क्वांटिटी आ गई। प्रॉब्लम है सीड की यहाँ कॉस्ट कैसे एलोकेट करें? वही लिख दें जो नीचे है। वो लिखने के लिए लेफ्ट पे ये चीज़ क्लियर है हमारी, ये क्लियर है, ये क्लियर है, सिर्फ ये क्लियर नहीं है। ये कहाँ से आ रही है? टेबल से। तो सीड की ज़रा थोड़ी सी NRV समझने की कोशिश करते हैं। सीड की सेलिंग जो है वो सीड हैं कितने? 52,704। सेलिंग का रेट दिया हुआ सवाल ने, सेलिंग कॉस्ट दी हुई है सवाल ने। तो अगर इसमें से मैं सीड की कॉस्ट या वो उसको माइनस कर लूँ तो मैं सीड का प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। तो अगर गौर से देखें तो सवाल ने हमें सारा कुछ बना के दिया है, हम सिर्फ उसको पुट करते जा रहे हैं और हमारा जवाब आता चला जा रहा है। हमें सेलिंग प्राइस भी उन्होंने दी हुई थी, हमें वो सारी चीज़ें भी दी थी, और इन्होंने क्या कहा? NRV एट द
स्प्लिट ऑफ पॉइंट किसकी? इन दोनों की। तो स्टिग्मा की एनआरवी वही है, पोलन की एनआरवी जो है वो एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें ये सीड्स वाली जो एक्स्ट्रा बाद में लगने वाले खर्चे हैं इनका हमने हिसाब किताब लगाना है। भाई परेशान हो गए? ये तो जादू है, इतना तो मैंने भी सही जगह से सही चीज़ उठाई होगी। हाँ जी, बात समझ आई। लेकिन मैं कौन सा बाज आया हूँ, मैं एक और सवाल दिखा रहा हूँ। सर बस कर दें, खुदा का खौफ करें, वेरिएंस में भी एंटर होना है आपने और शुरू करना है और फिर अगले सेशन में भी वेरिएंस कराते जाना है। कोई बात नहीं, सवाल देख लिया आपने, जैसे ही देख लिया मेरी जिम्मेदारी में ऐड हो गया। आप होता है आप ये जो सवाल देखी जा रहे हैं और मेरी जिम्मेदारी में ऐड हो रहे हैं, मैक्सिमम सवाल हम कर रहे हैं लेकिन थोड़े से हम बीच में देखते हैं और वो जिम्मेदारी में ऐड होते हैं। मेरे पास इसका सलूशन भी था, उसके ऊपर हमने वर्किंग भी करनी थी, मेरे पास तो इसके बाद भी और भी बड़ी सारी वैरायटियाँ थी। तो इसकी फिर अब आपको वीडियो मिल जाएगी। इसमें भी इसी तरह से हो रहा है, तकरीबन इसी सवाल की तरह 2 प्रोडक्ट्स हैं, फिर उसी तरह से वो आगे जाती हैं। एक आगे जाके खर्चा होता है, एक वहीं ख़त्म हो जाती है। पीछे बैक एंड पे मैकेनिज्म सारा वही चल रहा है। डन। जो एक सवाल जो बहुत मुश्किल हो, मेरे ख्याल में अभी तक जो सबसे टेढ़ा सवाल है वो यही है जो सामने खुला हुआ है। इसीलिए मज़े की बात है कि उसमें आपको तसल्ली से रिलैक्स वो वीडियो जिसमें स्टेप बाय स्टेप वो डेवलप हो रहा है वो मिलेगी, तो ज़रा थोड़ा सा आप और इजी हो जाएंगे। और मज़े की बात है कि प्रोसेस का एक सवाल तो हमने करना ही है कल भी, जो पूरा का पूरा करेंगे। अब एक चीज़ यही बात है ना, ये एक वो है ट्रेड ऑफ है। हम इस एक सवाल को पकड़ के 1.25 घंटा इसके सारे असरारुल रुमूज़ समझें, फिर हम टॉपिक नहीं समझ सकेंगे। तो इस वक्त टॉपिक भी समझने हैं, सवाल तेज़ी से भी देखने हैं, कुछ सवाल रिकॉर्डिंग में स्लो भी देखने हैं, और 9 सवाल कल हाथ से करने भी हैं इंशाल्लाह। कल भी वही रूल है, अगर कोई मिस हो गया वो रिकॉर्डिंग पे चला जाए। तो आप लोगों के पास बाय द एंड ऑफ दिस सेशन एक ह्यूज डाटा हो। आपको पता है हम कर क्या रहे हैं? हमने ओवरऑल कितना काम किया या कितना काम सोचा है, अंदाज़ा है? इस सेशन में कल तक हम टोटल कितने हैं, कोई 13-14 पास पेपर्स कर चुके होंगे, क्या लगता है? कोई रफ अंदाज़ा? कोई रफ अंदाज़ा? आपको बताने के लिए भी हमें ग्राफिक्स चाहिए। बशर्ते सेहत ज़िंदगी, अगर हम अगला सेशन और आगे कल वाला सेशन भी उसी तरह से गुजारने में कामयाब हो गए, तो डे 1 सेशन 1 में हमने पास पेपर का कोई सवाल नहीं किया था, ओरिएंटेशन थी। डे 1 सेशन 2 में कॉपिंग विद मैथ में हमने 2 पास पेपर के सवाल किए थे, स्प्रिंग 2022 का क्वेश्चन 2 और स्प्रिंग 2021 का क्वेश्चन 7। जी एक मिनट, प्रेजेंटर व्यू ख़त्म कर देता हूँ, अब शो रहा होगा, ठीक है। डे 1 ओरिएंटेशन में पास पेपर नहीं देखा था कोई। ये सारे वो पास पेपर हैं जो या हमने जल्दी से किए हैं या कम से कम या आपने शक्ल देखी और हमने कहा है कि ना वो हुआ तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो डे 1 सेशन 2 में 2 सवाल किए थे, ये दोनों पास पेपर के सवाल थे। मैंने बगैर बताए आपको 2 सवाल कराए थे, एक आइसक्रीम वाला और एक जिसमें मल्टीप्लाई करने थे बहुत सारे, वो दोनों पास पेपर के सवाल थे। डे 1 सेशन 3 में बेसिक्स ऑफ सीएमए और ओवरहेड में हम लोगों ने 8 सवाल किए थे तकरीबन, बल्कि मैं यहाँ पे मैंने गिनती लिखी हुई भी है, तो ज़रा 8 सवाल हमने किए थे। 2 सवालों को नहीं बताया था कि वो पास पेपर के सवाल हैं, बल्कि इनफैक्ट 3 सवालों को वो कराया पास पेपर का सवाल था प्रैक्टिस कराते हुए। आप जब जाके देखेंगे तो पास पेपर का सवाल था, मैंने उसी तरतीब से यहाँ पे लिख भी दिया है कि क्या है किस तरह से। जब डे 2 आया तो सेशन 1 में हमने 3 सवाल किए थे मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में। डे 2 के सेशन 2 और मार्जिनल एब्जॉर्प्शन मेनली हुआ था प्रैक्टिस सवालों से, हमने प्रैक्टिस सवालों से किए था, यानी मेरे अपने डेवलप किए हुए 8-6 सवाल थे जिनको हम बार बार देख रहे थे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो इसके अलावा हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि पास पेपर इस सेशन में हमने कितने देखे, कितने किए। डे 2 सेशन 1 मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में 3 किए। डे 2 सेशन 2 ब्रेक इवन के हमने 7 सवाल किए। एक आध देखने की तरह, एक आध वीडियो पे गया, बाकी सब हमने देखे। डे 2 सेशन 3 लेबर के 2 सवाल, एक किया, दूसरे का टाइम नहीं मिल सका, लेकिन हमने फिर लर्निंग कर्व वाले सवाल अगले दिन टारगेट के साथ जोड़ के कर दिए, तो मैं वो अगले दिन में क्लासीफाई करूँगा। अगला दिन आया, हमने 6 सवाल
टारगेट कॉस्टिंग एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन के किए, 3 ऊपर के टारगेट कॉस्टिंग के, 3 नीचे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के प्रॉपर सवाल। और आपको याद होगा ये हमने बड़ी गहराई में भी किए थे। फिर डिसीजन मेकिंग के सेशन में हमने 8 सवाल किए, तीसरे सेशन में हम लोगों ने 5 सवाल किए। आगे चले, पहले सेशन में हमने प्रोसेस की, मेरी एग्जाम्पल्स या आईकेएफ की किताब से उठाई हुई एग्जाम्पल्स तो कम से कम 40 देखी होंगी, लेकिन असल में पास पेपर्स जो सामने से गुजरे वो 4, 3 किए और चौथा शायद सामने से गुजरा और वो फिर वीडियो में जाएगा। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट में 4 जिसमें से 3 करके और चौथे की शक्ल देखने का मामला हुआ। वेरिएंस एनालिसिस जो एक्सपेक्टेड अभी सेशन है इंशाल्लाह ताला, मोस्ट प्रॉब्ली ये 8 सवाल, और कल स्प्रिंग 2023 के 9 सवाल, विच मेक्स अ टोटल सेट ऑफ 66 सवाल इन क्रैश कोर्स रिवीजन क्लास। तो मतलब किसी एक तरफ ही हो सकता है ना, मतलब हम किसी एक तरफ ही जा सकते हैं, लेकिन समझने में कहीं कोताही नहीं की। सवालों को देखते हुए रफ्तार तेज़ हो सकती है, सवाल कुछ हाथ से किए और कुछ दिखाए, ज़्यादातर दिखाए, क्योंकि हाथ से करने के लिए 9 तो 9 के 9 हमने हाथ से करने हैं, जो मिस होगा वो भी हाथ से किया हुआ आपको मिल जाएगा। तो कोशिश ये की है कि इसके अंदर जो है वो हम लोग कवर करें। तो पहले दिन 10 पास पेपर के सवाल, दूसरे दिन 12, तीसरे दिन 19 कल के दिन, चौथे दिन 16 और लास्ट डे हम 9 सवाल करके तो टोटल 66 सवालों के काउंटर पर पहुंच जाएंगे। ये वो है जो हमने सेशन के बीच में किया। किसी भी वक्त अगर आप सीएमए को रिवाइज कर रहे हैं और आप टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं, दीज आर सफिशेंट, अल्हम्दुलिल्लाह सफिशेंट। फिर भी आप कहेंगे सर अगर कुछ अच्छे सवाल और हो जाते तो बड़ा मज़ा होता, हम ज़रा प्रैक्टिस करते रहते। कल मैं आप लोगों को एक लिस्ट दूंगा तकरीबन कोई 65 सवालों के आसपास की। वो सवाल होंगे जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो उनसे आपका हाथ बड़ा अच्छा साफ होगा। ऐसे सवाल जिनसे ना टॉपिक बड़ा अच्छा तरीके से रिवाइज हो जाता है, वो दिखाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से इतने तो हमने कर लिए हुए हैं, यानी हमारे सवालों में भी वो आ रहे होंगे और कुछ उसमें नए अनदेखे सवाल होंगे। और वो अनदेखे सवाल मैं आपसे कहूँगा, आपके पास महीने का टाइम होगा, आपने वो टॉपिक जब करना है तो हर टॉपिक के 6, 7, 5, 4, 3, 4 अच्छे सवाल चूज़ करके आपके लिए रखे हुए हैं। तो लास्ट डे मैं आपको वो वाली स्लाइड भी दिखा दूंगा इंशाल्लाह। तो अगर आप सीरियस हैं तो मैं बहुत ज़्यादा ही सीरियस हूँ इस टाइम पर। मेरा तो सीरियस होना बनता है, हालांकि पेपर आपने देना है। मैं अगर कम सवाल करा के भी चला जाऊंगा तो मुझे ट्रॉफ़ी फिर भी मिल जाएगी, मेरी तस्वीर तब भी आ जाएगी, मेरा नाम तब भी आ जाएगा, लेकिन मैं इस टाइम पे आपसे ज़्यादा सीरियस हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को इतना बता के जाऊँ कि आप लोग जो है ना, सिर्फ आप ही नहीं, बाद में भी लोग वीडियोस देख देख के भी जो है ना, जिसका पोस्ट रिजल्ट हो, कुछ भी हो, पेपर रह जाए, कुछ और मसला हो, कहीं यार वो बस रिवीजन क्लास देख लो, उससे एक फ्लो बन जाएगा और फिर प्रैक्टिस करते रहो ज़्यादा से ज़्यादा। तो कॉन्सेप्ट पे हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, सवालों को करते हुए रफ्तार पे कंप्रोमाइज़ किया और करना पड़ना था। सवाल करने का मतलब है 2 सवाल करें पूरा दिन ख़त्म। तो कल भी हम सवाल करते हुए रफ्तार थोड़ी तेज़ रखेंगे, लेकिन ज़ीरो से, कैनवस के ऊपर खुद ही से ज़ीरो से बनाएंगे, आईकेएफ के पेपर की तरह जिस तरह से होता है। एक आध बेमानी कर लूँगा कि वो अगर कहीं कोई फॉर्मेट पहले से है तो उसका टेबल पेस्ट कर लूँगा ताकि मुझे दोबारा ना लिखना पड़े, क्योंकि मैं साथ साथ समझा भी रहूँगा, उसमें भी टाइम लगेगा। तो खैर आपको जस्ट याद कराना था कि हम क्या करी जा रहे हैं। वेरिएंस एनालिसिस जो हमने सोचा था कि हम जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट ख़त्म करते साथ ही वेरिएंस में एंटर हो जाएंगे, हमारा प्रोसेस ही इतना लंबा चौड़ा चला गया। अब इसको शुरू करना था हमने पहले से सेकंड सेशन के एंड पे, और फिर हमने इस पर ज़्यादा डिस्कशन करनी थी अगले सेशन में। अभी आपकी कॉल है, अगर आप फ्रेश बैठे हुए हैं तो हम इसको करते चले जाएँ, इतना फ्रेश बैठे हैं कि हम एंड तक करते चले जाएं तो भी अच्छा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज से 35 मिनट बाद आपको एहसास होगा कि आपने गलत फैसला किया। तो मुझे जिस टाइम पे आपके चेहरों को देख के लगे कि नहीं इस वक्त ना इन लोगों को थोड़ा सा मुंह पे छींटा मारने की ज़रूरत है, फ्रेश होने की ज़रूरत है, तो हम आएंगे। हमने बड़ी गेम निकाल ली है, प्रोसेस वो गेम बड़ी थी, उसमें बातें बहुत सारी थी, इसमें बातें थोड़ी सी हैं लेकिन सारी बड़ी लॉजिकल बातें हैं। तो क्या सामने बैठे हाजरीन मेरे साथ है? क्या मैं बहुत तन्हा तो नहीं सर, आप लगे रहे, हम जो है ना हम भी ठीक है जी, आप बताते रहे, हम इग्नोर करते रहेंगे। ठीक है जी। वेरिएंस एनालिसिस एक टॉपिक हमारा रह गया, इंटरव्यू वाला। कल भी शायद टाइम नहीं मिल सकेगा, वो मुझे लग रहा है वो वीडियो पे जाएगा, लेकिन कल मिल जाए तो कमाल बात है, क्योंकि कल हमारा बहुत अहम टारगेट है रीसेंट पेपर को तसल्ली से स्लो मोड में सॉल्व करना। ये नहीं कि सॉल्व हुआ हुआ और इशारे कर करके उसे दिखा दिया।
तो वो जो एक कॉस्ट की सेंस है ना कि टीचर सवाल हाथ से पूरा डिटेल से तसल्ली से करे, तो वो हमें कल अचीव हो जाएगी इंशाल्लाह। कल यहाँ पे भी कोई सेशन है तो वो पूछ रहे थे, मैंने कहा जी मुझे बस इतनी जगह दे दें कि मैं बैठ के जो है ना लिखता रहूँ, और सामने के बच्चे जो है ना आसपास, क्योंकि बच्चे आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले जाते हैं, तो मैंने कहा थोड़े से बच्चे वो करीब आके बैठ जाएंगे, एक पीछे स्क्रीन छोटी सी को ओपन कर लेंगे, उन बच्चों को वो नज़र आता रहे और मैं वो सवाल करता रहूँगा। तो बल्कि आप करीब होंगे तो आपकी आवाज़ें भी आएंगी, तो अच्छा है वो माइक में जाएं, और वो जो लोग नहीं आए उनको हो कि अगर हम वहाँ बैठे होते तो हम भी फीडबैक दे रहे होते हैं। ये और बात है कि आपसे जब मैं कहूँगा कि मुझे मल्टीप्लाई करके दें तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप मुझे गलत अमाउंट मल्टीप्लाई करके दें। अभी तक पीछे जब भी मैंने आपसे मल्टीप्लिकेशन कराई है, मुझे एक दो लोगों ने, उधर से एक खातून और इधर से एक साहब, इन्होंने ज़रा मुझे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज़ दी हैं, बाकी मैंने हर बंदे से कहीं ना कहीं कोई ना कोई हल्का फुल्का धोखा खाया है। तो ऐसे में इंशाल्लाह ताला आप अच्छे कैलकुलेटर्स के साथ, मजबूत इरादों के साथ कल मौजूद होंगे। वेरिएंस एनालिसिस, वेरिएंस बोले तो फ़र्क, वेरिएंस का मतलब है डिफरेंस आ गया। एक टॉपिक है, एक चैप्टर है आईकेएफ की किताब में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और मुझे नहीं समझ आता उसको अलग चैप्टर क्यों बनाया हुआ है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वो प्रिंसिपल्स हैं जो यूज़ होते हैं वेरिएंस एनालिसिस में, ये ऐसे ही जैसे रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होते हैं। अब रेलेवेंट कॉस्टिंग को अगर आप अलग चैप्टर काउंट कर भी लें तो मैं नहीं काउंट करूंगा, मैं कहूँगा भाई वो डिसीजन मेकिंग का बेस है। इसी तरह से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेस है वेरिएंस एनालिसिस की। होता क्या है, जब भी कुछ लोग कोई प्रोडक्शन करने लगते हैं तो वो अपना एक टारगेट सेट कर लेते हैं, उस प्रोडक्शन में वो सोच लेते हैं कि हम ये चीज़ इतनी करके ऐसे बनाएंगे। अच्छा, ये सवालों की लिस्ट और ये सारी चीज़ें आपको हैंडआउट्स में मिलेंगी, आप उस ग्रुप में है ना, वो ग्रुप जिसका QR कोड भी बताया था आईकेएफ के, उसमें वो ड्राइव में लिंक भी पेस्ट हुआ हुआ है, वहाँ ग्रुप का लिंक भी पेस्ट होता है, वहाँ ग्रुप का लिंक भी पेस्ट होता है और गूगल ड्राइव का भी लिंक भी पेस्ट होता है, दोनों लिंक पेस्ट होते हैं जो पिन कमेंट्स होते हैं। और अगर आप बाद में, आज से पता नहीं कितने अरसे बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हर वीडियो में, यूट्यूब की वीडियो में, उसकी डिस्क्रिप्शन में भी हम ये लिंक डाल दें, ग्रुप का भी और ड्राइव का, ताकि उससे मामला ईजी हो जाए। ठीक हो गया। वेरिएंस एनालिसिस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बैक पे हमने प्रोडक्शन करनी है। फॉर एग्जांपल हमने क्या बनानी है, क्या बनानी होगी हमने, बताएं इतने दिनों से क्या बनाई जा रहे हैं हम, कुर्सियाँ। मतलब मैंने पहले दिन एग्जांपल देख के आसपास देखे ऑब्जेक्ट्स, तो मुझे कुर्सियाँ नज़र आई, तो हम थ्रू आउट कुर्सियों की एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इन्हीं को बना रहे हैं। आधी कुर्सी की टांग टूटी हुई होती है तो कह देते हैं वर्क इन प्रोसेस है, तो कुर्सियाँ बनानी है। जब कुर्सियाँ बनानी है तो आप बड़ी अच्छी तरह से रिसर्च करेंगे कि बेस्ट पॉसिबल सप्लायर से माल ख़रीदा जाए, बेस्ट पॉसिबल खूबसूरत तरीके से प्रोड्यूस किया जाए, उसे बड़े अच्छे लेबर के साथ उसको किया जाए, लेबर के उस पे आवर्स कितने लगेंगे, सारा कुछ है। ये सब करने के बाद ना आप एक बजट सा बना लेते हैं, आप एक स्टैंडर्ड सा सेट कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। ये कार्ड आपको एक सिंगल यूनिट की बजटिंग बता रहा होता है। आप कह देते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल हम 3 kg इस्तेमाल करेंगे 100। अब ये भी आपने समझ लिया है कि kg 3 से ऊपर नहीं लगना चाहिए। वेस्टेज और वो सारी चीज़ों को साइड पे करके अपने स्टाफ की ट्रेनिंग करके यू हैव रियलाइज कि डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा, 3 kg, ये आइडियल है। इससे ऊपर नीचे लगाना तो हमें दुख होगा कि हम लोगों की प्लानिंग में मसला था या एग्जीक्यूशन में मसला आया है। भाई हो सकता है आज का अंदाज़ा गलत हो और हो सकता है कल की एग्जीक्यूशन गलत हो। ये ऐसे ही जैसे एक स्टूडेंट कहता है मैं ये टॉपिक 3 दिन में करूँगा, ये टॉपिक 4 दिन में करूँगा। जब असल ग्राउंड में उतरता है तो पहला टॉपिक 8 दिन में होता है और दूसरे टॉपिक के लिए टाइम ही नहीं बचता। तो स्टैंडर्ड इज आप जो शुरू में सेट कर देते हैं, आपने शुरू में सेट कर दिया स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पे कि डायरेक्ट मटेरियल मेरा 3 kg लगेगा और मुझे 100 रुपये का रेट मिलेगा। ये भी आपका बेस्ट एस्टीमेट है क्योंकि आपने बहुत सारे सप्लायर से रेट लेके अंदाज़ा लगा लिया, ये वाले सप्लायर से इतने बल्क में उठाएंगे तो मुझे ये रेट पड़ेगा। EOQ और पीछे वो सारी मैनेजमेंट आपने की हुई है। नो यू आर एट द ओपिनियन कि 3 kg 100 रुपये, डायरेक्ट लेबर एक यूनिट पे 5 आवर्स लगेगा 500 रुपये के हिसाब से, वेरिएबल ओवरहेड 5 आवर्स लगेंगे 10 रुपये के हिसाब से, और फिक्स ओवरहेड याद है वो जो ज़बरदस्ती पर यूनिट निकाल लेते थे अगली दफ़ा के अंदाज़न के फिक्स खर्चे डिवाइडेड बाय अंदाज़न के टोटल यूनिट्स, और आप 50 तक पहुंच गए किसी न किसी बेस को मल्टीप्लाई करके। तो ये बेसिकली आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया है। यानी अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूँगा भाई ये जो आपका 300, 2500, 50 और 20 है, आपकी पर यूनिट आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई है पर सिंगल यूनिट। तो पर मटेरियल 300 रुपये, पर लेबर 2500, यानी पर यूनिट आपको मटेरियल पे इतना खर्चा लगेगा, इस पे इतना लगेगा, इस पे इतना, इस पे इतना। अच्छा ये तीनों वेरिएबल्स हैं, जितने जितने यूनिट्स बढ़ेंगे ये खर्चा उतना उतना बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो पर यूनिट है ना, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेंगे तो असूलन से कम होना चाहिए। प्रॉब्लम है मेरे पास स्टैंडर्ड में ये 20 पड़ा हुआ है,
तो जब मैं वेरिएंस निकाल रहा हूँ ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये मेरा स्टैंडर्ड था, ये स्टैंडर्ड बना हुआ था 1 यूनिट के लिए, मैंने बनाए 1500 यूनिट। तो असूलन मैं क्या करूँगा, मैं इन सारे स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करके देखूंगा कि 1500 पे कितना, तो 300 1500 के हिसाब से 1500 यूनिट पे जब 300 का खर्चा लगेगा तो मटेरियल का इतना स्टैंडर्ड खर्चा लगना चाहिए, लेबर का 2500 इंटू 1500 इतना स्टैंडर्ड खर्चा लगना चाहिए, और इसी तरह से। तो मैं इस स्टैंडर्ड को अपग्रेड कर दूंगा एक्चुअल के हिसाब से। समझ आ रही है बात? इसको कंपेयर करूंगा असल वाले खर्चे से, और फिर मुझे पता लगेगा कि यहाँ तो वेरिएंस आ गया। बात पिक करें, छोटी सी एग्जांपल है, पता लग जाए बाद में एक मीम बन जाए। ले सर आतिफ आबदी सेइंग, छोटी सी एग्जांपल है, आगे इतना बड़ा सा सवाल आए और उसमें कोई 15 तरह की वैरायटी हुई हो, और टीचर सेइंग, छोटी सी एक एग्जांपल है। तो आप कहेंगे जब भी ये छोटी एग्जांपल कहते हैं ना ये वक्ता डाल देते हैं। तो खैर ये थोड़ी सी छोटी थोड़ी सी मोटी सी एग्जांपल है। इसमें 2 हिस्से हैं ना, ब्लैक और ग्रीन। ब्लैक है स्टैंडर्ड, और तो इसका मतलब अभी मैं तो स्टैंडर्ड दिखाना था ना, स्टैंडर्ड तो बेचारा ऊपर आ रहा है छोटा सा। डायरेक्ट मटेरियल ए 10 kg लगेगा और 20 रुपये पर केजी लगेगा, तो 200 रुपये पर यूनिट लगेगा मटेरियल ए, 30 रुपये पर यूनिट लगेगा मटेरियल बी, 30 रुपये पर यूनिट लगेगा लेबर, और फिक्स ओवरहेड उन्होंने अंदाज़ा लगाया हुआ है 900 यूनिट्स के हिसाब से, वो लगेगा 50। एक काम करते हैं, ब्रेक से पहले फिक्स ओवरहेड को भूल जाते हैं, और अगर बीच में आप फ्रेश हुए तो मैं फिक्स ओवरहेड को भी बीच में डाल दूंगा, लेकिन फिक्स ओवरहेड से पहले ना ज़रा जहाँ तक आम इंसान को समझ आता है वहाँ तक समझ लेते हैं, फिर उधर तो फिर हमें बहुत मार्फत चाहिए ना। फिक्स ओवरहेड के अंदर तो एक अलग वैरायटी आ जाती है। नॉर्मल चलते हैं। एक्चुअल रिजल्ट्स क्या है, आपकी प्रोडक्शन हुई 800, 900 नहीं हुई। आप कहेंगे कोई बात नहीं, मैं 800 से इन सबको मल्टीप्लाई करके अपग्रेड कर दूंगा इन्हें। 800 को 200 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि 1,60,000 होना चाहिए। लेकिन असल रिजल्ट सामने आ गया, मटेरियल ए इतना केजी लगा इतने रुपए का, बी इतना लीटर लगा इतना, लेबर इतने आवर्स लगा इतना, और फिक्स ओवरहेड ओवर इतना लगा। इसको इग्नोर कर देते हैं, गंदी बात लिखी हुई है। मटेरियल ए और बी और डायरेक्ट लेबर। अब इसको समझते हैं। मैं कहता हूं मटेरियल ए 8,000 केजी 20 रुपए के हिसाब से लगना चाहिए था। पर केजी कितना था? 20। रेट पर केजी 20 था। 1 यूनिट पे केजी कितने लग रहे हैं? 10। तो अगर यूनिट हो 800 तो 800 केजी होने चाहिए, तो 8,000 केजी होने चाहिए। तो आइडियली 8,000 केजी 20 रुपए के हिसाब से होने चाहिए थे आइडियली, लेकिन असल में क्या हुआ है, 7,800 केजी लगा 20.5 के रेट से। ये 20.5 कहाँ से आया? जब आप 7,800 केजी पे इतना खर्चा करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो पता लग जाएगा। वेरिएंस किसे कहते हैं? असल से डिफरेंस कितना आया, सोच से डिफरेंस कितना आया। मैंने जो सोचा था, अगर मेरा अंदाज़ा परफेक्ट रहता तो मेरा खर्चा लगा होता 1,60,000, लेकिन मेरा खर्चा लगा है 159,900। आप कहेंगे 100 रुपये की बात है, जेब से डाल दें, क्यों इतना दुख कर रहे हैं? हमें समझना है हमने कहाँ गड़बड़ की। गड़बड़ 2 जगह हुई है। हमारी क्वांटिटी जो हमारे प्लान के मुताबिक होनी चाहिए वो कितनी है? 8,000, और असल में कितनी हुई? रेट 20 होना चाहिए था, असल में कितना है? तो इसका मतलब है एक डिफरेंस है रेट का। 20 लगना चाहिए था लेकिन ज़्यादा लग गया, आधा रुपये ज़्यादा लग गया मुझे, पर एक्चुअल केजी 8 आने का नुकसान हो गया है। असल केजीज कितने हैं? 7,800, तो मुझे 3,900 का नुकसान हुआ है। अगर मैं रेट की बात करूं, खाली रेट की बात करूं, क्वांटिटी की बात करते हैं। क्वांटिटी कितनी सोची थी? 8,000, लगी कितनी? 7,800। 200 कम लगा। मैंने सोचा था 8,000 केजी लग जाएंगे और असल में कितना लगा? 7,800 केजी। ये तो फ़ायदा हो गया, फ़ायदा हो गया। 20 रुपए के रेट से फ़ायदा हुआ। स्टैंडर्ड रेट हमारा क्या सेट हुआ था? 20 से मल्टीप्लाई किया, 4,000 का फ़ायदा हो गया है, 3,900 का नुकसान हुआ है। दोनों को सम अप करके देखूँ 100 रुपये का फ़ायदा हुआ है। मैंने 1,60,000 खर्चा सोचा था और लगा कितना? इतना सारा प्रोसेस पढ़ने के बाद ना आपको भूल गया कि पीछे एक मैथ भी होती थी। आपको दोबारा याद कराऊँ क्यू और पी की कहानी। एक क्वांटिटी होती है, एक प्राइस होता है। यही 2 चीज़ें ना, तो वेरिएंस या क्वांटिटी की वजह से होगा या प्राइस की वजह से होगा। तो प्राइस का वेरिएंस मैंने यहाँ लिख दिया, क्वांटिटी का वेरिएंस यहाँ लिख दिया, दोनों को लिखे हैं तो टोटल वेरिएंस।
मुझे ज़रूरत ही नहीं फार्मूलों को रटा मारने की, कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन आप कहेंगे सर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है बाद में भूल जाता है, फार्मूले रटा लगते हैं, पहले भी याद रहते हैं बाद में भी याद रहते हैं। तो हमें फार्मूले बताएं। चलो इसमें से फार्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। मैं इसी एग्जांपल को लेके चल रहा हूँ मटेरियल बी के साथ। याद है जैसे ए था, बी में क्या था, 4300 लीटर असल में लगे, जबकि लगने चाहिए थे 5 लीटर इंटू 800, 4000 लीटर लगने चाहिए थे, लगे 4300। खर्चा पर यूनिट होना चाहिए था 6 और पर यूनिट हो गया। इस दफ़ा खर्चा कम हुआ है, यूजेज बढ़ गई। पिछले एग्जाम्पल में क्या हुआ था, खर्चा पर यूनिट ज़्यादा हुआ था और इस्तेमाल कम हुआ था। अब देखते हैं, 4000 लीटर होना चाहिए था, 6 रुपये के हिसाब से 24000 खर्चा होना चाहिए था, 4300 हुआ, 5.5 के हिसाब से 23, 350 का वेरिएंस आ गया। आपने जितना खर्चा सोचा था अभी भी 350 का फ़ायदा ही हुआ आपको। अच्छा इसको वो करें, अगर मैं इसको क्वांटिटी में बात करूं तो 4 में से 4 लगना चाहिए था लेकिन 4300 लगी, तो 300 ज़्यादा केजीज लग गए, मल्टीप्लाई बाय 6, 1800 का नुकसान हो गया। प्राइस की बात करूं तो 6 रुपये लगना चाहिए था, 5.5 लगा, 8 आने का फ़ायदा हो गया 4300 यूनिट्स वो केजीज पे, 2150 का फ़ायदा, 1800 का नुकसान। दोनों को नेट करें तो गेम समझ आना शुरू हो गई हमें। वेरिएंस यही चीज़ है। अब इसको किसी और कैनवस पे देखते हैं। 800 यूनिट्स 20 के रेट से लगने चाहिए थे स्टैंडर्ड, और असल में 7800 यूनिट लगे 20.5 से। मैं कहता हूँ अगर यूनिट्स उतने ही लगे और रेट हमारा हो तो क्या होता, हमारा स्टैंडर्ड रेट होता और यूनिट केजीज इतने लगते, तो ये चीज़ दरमियान में आती। तो इन दो में अगर आप देखें तो ये एसआर और एसआर कॉमन है, इन दोनों का डिफरेंस बन जाएगा क्वांटिटी का वेरिएंस। और इन दोनों में ए क्यू और ए क्यू कॉमन है, किसका फ़र्क है इन दोनों में, रेट का। तो अगर मैं क्वांटिटी को सेम रख के रेट बदल दूं तो वो रेट का वेरिएंस आ जाएगा हाफ से राइट पे। अगर मैं रेट सेम रख के क्वांटिटी का डिफरेंस डाल दूं तो क्वांटिटी का वेरिएंस आ जाएगा। अगर मेरे से कोई टोटल कहेगा तो मैं कहूँगा ये वाले टोटल में से ये माइनस करो तो ओवरऑल 100 का वेरिएंस, ये वाले भाई में से ये वाले भाई माइनस करो तो क्वांटिटी का, और ये वाले भाई में से ये वाले भाई माइनस करें रेट का। तो अगर हम गौर से देखें तो हम इसका कुछ फार्मूला बनाने की कोशिश कर सकते हैं, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस आर। ये ऊपर वाली चीज़ें लिखी, मैथ इस्तेमाल की, एक फार्मूले तक पहुंच गए। ऊपर वाली चीज़ें लिखी, मैथ इस्तेमाल की, एक फार्मूले पे पहुंच गए। जब फार्मूले पे पहुंच गए तो गल आसान हो गई। जो मटेरियल में होता है वही दूसरे मटेरियल में भी होता है, वही लेबर में भी होता है, वही वेरिएबल ओवरहेड में भी होता है। फिक्स ओवरहेड का नाम नहीं लेना, गुनाह होगा। तो जहाँ तक आसानी से समझ आ रहा है वो तो समझे ना। मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस प्राइस और क्वांटिटी के। अगर आपको एक वेरिएबल का फार्मूला आ गया तो उसी को रेप्लिकेट कर देना नीचे। प्राइस वेरिएंस मटेरियल में क्या होगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय ए क्यू, और क्वांटिटी का वेरिएंस जो होगा वो होगा एस क्यू माइनस ए क्यू। देखिए जब भी वेरिएंस निकालना है आपने स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस करना है, और साथ में जो दूसरे वाले वेरिएबल है रेट या क्वांटिटी में से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। लेफ्ट पे एक्चुअल मल्टीप्लाई करना है, राइट पे स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई करना है। तो एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू, ये प्राइस का वेरिएंस है, इसको प्राइस वेरिएंस कहते हैं मटेरियल में। लेबर में से रेट वेरिएंस कहते हैं। तो आप प्राइस के बजाय कह देंगे स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू, अब क्वांटिटी नहीं बोल रहेंगे, लेबर की क्वांटिटी नहीं होती, आर्स। ऊपर वाला ही फार्मूला है, सिर्फ टर्म्स चेंज कर दें। वेरिएबल ओवरहेड स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू, अब वेरिएबल का जो रेट है वो यूनिट्स के हिसाब से भी हो सकता है, वो केजीज के हिसाब से भी हो सकता है, आवर्स के हिसाब से भी, जो भी उनका मेजरिंग यूनिट है वो यहाँ लिख दें। क्वांटिटी के वेरिएंस क्या होंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस कहलाएगा। लेबर में ये इसको एफिशिएंसी, लेबर और ओवरहेड में इसको एफिशिएंसी कहलाएंगे कि कितना लगना चाहिए था और कम लगा या ज़्यादा लगा। क्या फार्मूले समझ आ रहे हैं? अगर फार्मूले समझ आ रहे हैं तो सवाल तो मेरे पास फ़ौरन से सजा हुआ होता है। ये क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड आपको पर यूनिट दिया हुआ है। जब पर यूनिट स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड दिया हुआ है, उन्होंने कहा केजी है 2.8 केजी, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गई 2.8 केजी। लेकिन आपको पता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने पूरे यूनिट्स पे मल्टीप्लाई करके देखना होता है कि कितने, याद है हमने 8 केजी नहीं 8000 केजी की बात की थी, व्हाट्सएवर। रेट क्या है, लो जी स्टैंडर्ड रेट आपके पास आ गया 6.75। डायरेक्ट लेबर कितनी है 150 पर आवर, तो आपके पास स्टैंडर्ड रेट आ गया 150। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपके पास आए
12 पर डायरेक्ट लेबर आर और फिक्स ओवरहेड गंदी बात, गायब कर देते हैं, गीची मिची कर देते हैं, नहीं देखना नहीं देखना। वेरिएबल ओवरहेड 12 और डायरेक्ट लेबर 150 पर आर। आर्स कितने लगेंगे नीचे उन्होंने बताया, स्टैंडर्ड लेबर आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इज 30 मिनट्स। 30 मिनट्स, आधा घंटा। इसका मतलब है स्टैंडर्ड आर्स आ गए हाफ। बात समझ आ रही है? 30 मिनट्स में लगता है, तो स्टैंडर्ड आर आ गया हाफ। तो अब ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड आर है, इसको मैंने टोटल प्रोडक्शन पे देखना है। टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है? स्टैंडर्ड आपकी कैपेसिटी इतनी है, इसका फिक्स से ताल्लुक है, बाद में देखेंगे। एक्चुअल क्या रिजल्ट है? डायरेक्ट मटेरियल 6.25 पर केजी लगा, यानी एक्चुअल रेट आया ये टोटल है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो मेरे पास आ जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी। इसी तरह से डायरेक्ट लेबर 160 पर आर दिया हुआ है, यानी एक्चुअल रेट दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल आर्स कितने हैं वो उन्होंने कह दिया। एक्चुअल लेबर आर जो है वो 33 मिनट्स पर फिनिश प्रोडक्ट्स थे। और कितने यूनिट्स बने? 27,000। तो मैं 27,000 को अगर ये 33 मिनट 33/60 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास टोटल आवर्स आ सकते हैं 14850। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड टोटल दिए हुए, और ये किस पे बेस करते थे? लेबर आर पे। जब इसको एक्चुअल, ये टोटल आ गया, इसको एक्चुअल आर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका एक्चुअल रेट भी आ जाएगा। यही सारी चीज़ें तो चाहिए होती हैं। स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड रेट आपने पर यूनिट निकालना होता है, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी को क्या करना होता है? हमेशा जितनी भी प्रोडक्शन है, ये 27,000 प्रोडक्शन है, मैं इसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी बड़ी वाली आ जाएगी। 27,000 यूनिट को मैं स्टैंडर्ड आर से मल्टीप्लाई कर दूं 0.5 तो मेरे पास आ जाएगा कि कितने आर्स लगने चाहिए। तो 4 टोटल चीज़ें होती हैं जो अगेन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट। ये पर यूनिट होता है सवाल में, और पर यूनिट ही चाहिए होता है। एक्चुअल रेट समटाइम नहीं दिया होता, निकालना पड़ता है ये, लेकिन ये भी पर यूनिट पे निकालना पड़ता है। ये जो एक्चुअल क्वांटिटी है ना, ये सवाल आपको बताता है असल फुल, यानी वो कहता है भाई 5,000 यूनिट पे इतना केजी लगा, 5,000 यूनिट बनाने में इतना केजी लगा, तो एक्चुअल क्वांटिटी वो देते हैं टोटल। अब मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हमेशा अपग्रेड करूंगा, मैं हमेशा पर यूनिट पकड़ के इसको एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि मेरे पास स्टैंडर्ड भी अपग्रेड हो जाए और वो एक्चुअल के सामने आके खड़ा हो जाए। तो 4 चीज़ें आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड से नॉर्मली मिलती हैं, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अगर हम दोनों की बात करें, लेबर मटेरियल, खाली मटेरियल की बात करें तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट वहाँ से मिलता है, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट आपको नीचे एक्चुअल डाटा से मिलता है। सिर्फ एक काम करना है, इन चारों में से एक को एडजस्ट करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को पकड़ के, क्योंकि वो पर यूनिट दी हुई है, उसको अपग्रेड कर देना है, उसको फ्लेक्स कर देना है, उसको ले जाना है एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से। जैसे हमारे सवाल में 27,000 यूनिट्स अगर बने हैं तो मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताई थी 2.8 kg पर यूनिट, मैं इसको अपग्रेड कर दूँ। तो जब भी सवाल में स्टैंडर्ड पर यूनिट दिया वो आपने उसको अपग्रेड करके यूज़ करना है। सवाल ने क्या कहा, उसने कहा मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के वेरिएंसेस निकालो। हमने कहा मसला ही कोई नहीं, तुम बस फिक्स मत पूछना, बाकी सारा सवाल ने फिक्स पूछे हुए हैं, लेकिन मैं अभी फिक्स को सेंसर कर रहा हूँ। ले जी, वेरिएंसेस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस सवाल में हमने निकाल ली थी, दी हुई थी। एक्चुअल क्वांटिटी कैसे निकलेगी भला? इसको इससे डिवाइड करके, वो हमने एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ लिख दी, ये वेरिएंस आ गया। पॉजिटिव जवाब आए तो आपने कह देना फेवर है, नेगेटिव जवाब आए तो आपने कहना है अनफेवरेबल। यूजेज की बात करें, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस आर। एस आर आपके पास दिया हुआ था सवाल ने, ए क्यू ये फिर रहा, ये लिख दिया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये कैसे मिलती है भला? 2.8 मल्टीप्लाई बाय, आपने इसको अपग्रेड किया, आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई। बस इसको फार्मूले में पुट कर दिया, ये एडवर्स आ गया, फेवरेबल आ गया। कोई पूछे टोटल मटेरियल वेरिएंस बताओ, आप इन दोनों को ऐड कर दें
वो माइनस है, राइट वाला, लेफ्ट वाला प्लस है, दोनों को जोड़ दें, प्लस वाला बड़ा है, तो इसमें से वो माइनस करके जवाब को फेवरेबल कहते हैं। ये टोटल वेरिएंस है। तो टोटल वेरिएंस का फार्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर दो छोटे वेरिएंस पता लग गए तो उनका सम क्या बन जाएगा, टोटल वेरिएंस। लेबर में एस आर माइनस ए आर इंटू एच, एस आर सवाल ने दिया हुआ था, ए आर हमें सवाल ने दिया हुआ था, सिर्फ हमने एक्चुअल आर्स निकाले, वो जो वो मल्टीप्लाई डिवाइड करके निकालते हैं। ये एडवर्स आ गया, ये भी एडवर्स आ गया, दोनों को जोड़ें तो ये ऐड होके मजीद एडवर्स बन जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड रेट ऊपर सवाल ने दिया था 12 पर डायरेक्ट लेबर। एक्चुअल रेट कैसे निकाला हमने, 11.78 का। एक्चुअल ओवरहेड्स पकड़े, इसको एक्चुअल आर से डिवाइड किया तो हमारे पास एक्चुअल रेट आ गया। वो रेट यहाँ आया, ये फार्मूले से जवाब आ गया, एफिशिएंसी से जवाब आ गया। यानी ऑल यू नीड टू डू इज इस डाटा में से 4 तरह की चीज़ें पकड़नी है, उनके साथ खेल के सारे वेरिएंस निकल आने हैं। बस जहन में रखना है कि मटेरियल का रेट और लेबर के रेट में नहीं लगा देना। मटेरियल की अपनी 4 चीज़ें अलग होंगी, लेबर की अपनी 4 चीज़ें अलग होंगी, वेरिएबल ओवरहेड की अपनी 4 चीज़ें अलग होंगी, और फिक्स की तो अभी जिक्र ही नहीं करना। क्या ये सारा कुछ समझ आ रहा है? पक्का? क्या हम फिक्स का जिक्र करने के लिए रेडी हैं? क्या हम फ्रेश हैं, या 10-1 मिनट की ब्रेक करनी है आप लोगों ने? हाँ जी, ठीक है, क्योंकि अच्छा भला एक बेस बनी हुई है, समझ आ गई है, तो फ़ायदा कोई नहीं कि आगे जो है ना, लेकिन 10 मिनट पर 10 मिनट ही कर लें। आप लोग पिछली ब्रेक से भी वापस आते आते जो है ना वो बड़ा टाइम लगा दिया था। ठीक है, फिर इस ब्रेक को देते ही हम ऐसे, हम कहते हैं 5:11 पे इकट्ठे होना है, 10 से छोटी कर देते हैं ब्रेक। ठीक है जी, 5:11 पे इकट्ठे होते हैं और फिक्स ओवरहेड्स के वेरिएंसेस पे डिस्कशन करते हुए इससे आगे की गुफ्तगू में दाखिल हो जाते हैं। बहुत कम तो नहीं लग रही, मार्जिन है हमारे पास, आगे मोटी मोटी डिस्कशन हो गई है हमारी।